हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन, टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड आई एम डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं हमेशा की तरह आपके सामने टेक्स्ट पढ़ाने के लिए। आई एम सी सचिन गुप्ता और आज हम करने वाले हैं इनकम टैक्स का मिसलेनियस चैप्टर, इनकम टैक्स मिसलेनियस चैप्टर पार्ट 7। इनकम टैक्स मिसलेनियस चैप्टर पार्ट 7। पार्ट 6 के अंदर हमने अभी तक क्या क्या किया है। हमने असेसमेंट्स का काम किया है, हमने रिटर्न कैसे भरनी है, रिटर्न फाइलिंग का काम किया है, हमने टीडीएस किया है, हमने टीसीएस किया है दोस्तों, हमने और क्या किया है, और भी हमने कोई छोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो भी किया है। तो आज हम पार्ट 7 में कौन से थियोरेटिकल चैप्टर्स करने वाले हैं, कौन से थियोरेटिकल चैप्टर्स करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। ये डिपेंड करता है, आपकी बुक में अलग अलग हो सकता है, कौन सा कोर्स कर रहे हो डिपेंड उस पर भी हो सकता है। चैप्टर नंबर 14 एग्जेम्प्ट इनकम्स। ये एग्जेम्प्ट इनकम्स कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं। और दूसरा टैक्सेशन ऑफ अदर पर्सन। अदर पर्सन का मतलब यहां पर है मेरा नॉन कॉर्पोरेट पर्सन, नॉन कॉर्पोरेट पर्सन यानी कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, टैक्सेशन ऑफ अदर पर्सन। तो आज हम करने वाले हैं दो चैप्टर्स, एग्जेम्प्ट इनकम्स और टैक्सेशन ऑफ अदर पर्संस। तो मैं आपको लेके जा रहा हूं एग्जेम्प्ट इनकम्स, पेज नंबर 362। पहुंचिए दोस्तों मेरे साथ पेज नंबर 362 पर, लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए। आइए 362 पेज पे पहुंचिएगा। 362 बिल्कुल जी, 362। और ये चैप्टर्स मैंने कहा ना, हम जनरली इग्नोर मार देते हैं और इसी से पूछ लेते हैं एग्जाम का पेपर। 15 से 20 नंबर का पेपर आराम से इसमें से बनता है। 362 पेज पे आइएगा। ये राजी, ये है जी इनकम्स विच आर एग्जेम्प्ट। तो चैप्टर नंबर 15 है जी इनकम्स विच आर एग्जेम्प्ट। आइए दोस्तों, हाँ जी, ये कौन कौन सी एग्जेम्प्ट इनकम्स हैं जरा देखें। थियोरेटिकल टाइप की चीजें हैं, एक एक नंबर हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है आपका पेपर इसमें, और किसी टाइप पे से भी आ सकता है। आइए जी, इनकम विच आर एग्जेम्प्ट। ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं ये है सेक्शन 10 का। सेक्शन 10 की हेडिंग्स है इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। हाँ जी, सेक्शन 10 जो है उसकी हेडिंग है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम यानी कि दे आर एग्जेम्प्ट इनकम्स, यानी कि दे आर एग्जेम्प्ट इनकम्स। एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन में फर्क होता है। एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब होता है वो इनकम का पार्ट ही नहीं है, उसको इनकम टैक्स उस पर लगना ही नहीं है। डिडक्शन वो चीज होती है जो इनकम को माइनस करती है। एक तरीके से एक बच्चा क्लास में आया ही नहीं, उसको बोलेंगे एब्सेंट स्टूडेंट। एक बच्चा है क्लास के अंदर लेकिन उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया क्योंकि वो शरारत कर रहा था। पढ़ाई दोनों की नहीं हुई, दोनों के मजे आ गए। एक तो घर में बैठे बैठे मजा ले रहा है, घर एक कमरे के एक क्लासरूम के बाहर मजे ले रहा है। तो इसी तरीके से डिडक्शंस और एग्जेम्पशन दोनों ही बेनिफिशियल हैं, लेकिन एग्जेम्प्ट इनकम तो इनकम का पार्ट ही नहीं है, टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं है। लेकिन डिडक्शंस क्या होती हैं, वो टैक्सेबल इनकम से मिलती हैं जो इनकम का पार्ट होती है। अच्छा, जितनी भी एग्जेम्पशंस हैं इनकम की वो सेक्शन 10 में दी हुई। दिस इज लाइक अ नेगेटिव लिस्ट, दिस इज लाइक अ नेगेटिव लिस्ट, दिस इज लाइक अ नेगेटिव लिस्ट। जैसे पहले सर्विस टैक्स होता था ना, सर्विस टैक्स में नेगेटिव लिस्ट थी कि भाई इन आपके जीएसटी में भी तो है कि फॉलोइंग लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, उसमें भी नेगेटिव लिस्ट बना रखी है। बाकी सब सर्विसेज पे, सब गुड्स पे जीएसटी है, जिन पे नहीं है उनकी लिस्ट है। तो ऐसी प्रकार से बच्चा, पार्टी, फ्रेंड्स, हमारे इनकम टैक्स में भी सभी पर टैक्स है, लेकिन जिन इनकम्स पे टैक्स नहीं वो सेक्शन 10 में है। अच्छा, सेक्शन 10 की इनकम्स हमने बीच बीच में भी पढ़ ली है बहुत सारी। जैसे हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किया तो 1034 पढ़ा, 10 लाख तक डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। हमने फिर 1035 पढ़ा, म्यूचुअल फंड की इनकम एग्जेम्प्ट है 1035 में। 1034 ए पढ़ा जिसके अंदर वो बायबैक का कंसिडरेशन एग्जेम्प्ट, अगर उस पर बायबैक का टैक्स लग गया है। हमने 1015 पढ़ा, 1015 में इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। इसी प्रकार से कैपिटल गेन में हमने 1037 पढ़ा। अगर आप लोगों ने कैपिटल गेन पढ़ा हो तो पता चलेगा ना भाई। 1037 पढ़ा। कंपनसेशन जो कंपल्सरी एक्विजिशन का होता है अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड का, वो एग्जेम्प्ट है।
इसी प्रकार से अगर आपने सैलरी पढ़ा, मैं फिर बोल रहा हूं अगर पढ़ा तो सैलरी में पढ़ा होगा, स्पेशल अलाउंसेस पे 1014 की एग्जेम्पशन है, एचआरए पे 1013 एक एग्जेम्पशन है। तो ये वो एग्जेम्पशन है जो हमने बीच बीच में हेड्स में पढ़ ली है, हम उनको दोबारा से क्यों पढ़ेंगे बाबा? हम ये वो एग्जेम्पशंस पढ़ रहे हैं जो हमने हेड्स में नहीं पढ़ी, इनकी अलग से लिस्ट बना दी। तो सेक्शन 10 में कुछ एग्जेम्पशंस ऑलरेडी हमने स्टडी कर ली हैं, ये वो एग्जेम्पशंस है जो नहीं पढ़ी। आइए पहली एग्जेम्पशन शुरू हो रही है 10 क्लॉज 2। अच्छा, जितनी भी एग्जेम्पशन है सेक्शन 10 में वो क्लॉजेस में डिवाइडेड है। तो 10 क्लॉज 2 के अंदर पहली एग्जेम्पशन आ रही है बच्चों के सामने, और वो है जी एचयूएफ की इनकम। वो है जी एचयूएफ की इनकम, सम रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ आउट ऑफ फैमिली इनकम। अरे भाई एचयूएफ है, एक सेपरेट एंटिटी इनकम टैक्स में, उस पर टैक्स लग जाता है। एचयूएफ टैक्स देने के बाद प्रॉफिट को मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो क्या वो मेंबर्स के हाथ में प्रॉफिट टैक्सेबल है? नहीं जी नहीं, क्योंकि टैक्स लग चुका है। ये उसी प्रकार की बात हो गई बच्चों पार्टी, जिस प्रकार से पार्टनरशिप फर्म, अगर आपको याद हो, जिस प्रकार से पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने पार्टनर्स को, तो वो 10(2)A में एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर एचयूएफ फैमिली, एचयूएफ एक फैमिली है, एक सेपरेट पर्सन है, वो इनकम कमाती है, उस पर टैक्स लगता है, उसके बाद वो प्रसाद बांटती है, प्रसाद आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। ये उसी प्रकार की बात होगी जैसे पॉकेट मनी पेरेंट्स से आपको मिलती है। अच्छा, वो तो इनकम का पार्ट ही नहीं होता, तो एग्जेम्प्ट क्या करना, यहां इनकम ये होगी नहीं होगी, तो इसलिए लिख दिया। दूसरी बात 10(10)BC, दुर्घटना हो गई है जी कोई, और दुर्घटना होने के बाद सरकार मुआवजा, रुआवजा नहीं बेटा, मैंने क्या बोला, मुआवजा, अब तुम रुआवजा समझ रहे हो। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। तो सरकार या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिविजुअल को दे रही है, वो जी गया, या उसके लीगल हायर को दे रही है, वो गायब हो गया। बाय वे ऑफ कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर, डिजास्टर मैन मेड हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, कोई रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो मैन मेड डिजास्टर होता है, रेलवे का एक्सीडेंट, और अर्थक्वेक होता है नेचुरल डिजास्टर। तो जो भी दुर्घटना के टाइम पर, डिजास्टर के टाइम पर सरकार मुआवजा देती है, तो वो मुआवजा एग्जेम्प्ट होता है। तीसरा है जी 10(11)A, सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये हमारी जो गर्ल चाइल्ड होती है उसके लिए पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलता है, पोस्ट ऑफिस, डाक खाना, हाँ डाक खाना, तो डाक खाने में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलता है। उस सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर पैसा डालने पे 80C मिलता है। अगर आपने 80C पढ़ा हो, सर हमने तो नहीं पढ़ा 80C, तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो 80C के अंदर उसकी डिडक्शन होती है, उसका जो अमाउंट होता है जब मिलेगा उस सुकन्या समृद्धि स्कीम से, वो 10(11)A में एग्जेम्प्ट होता है। तो सरकार क्या कह रही है, सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर अकाउंट खोलो, और अकाउंट खोलने पर जो पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। आइए जी 10(16) में क्या लिखा है, स्कॉलरशिप टू मीट कास्ट ऑफ एजुकेशन। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के लिए, तो वो स्कॉलरशिप एग्जेम्प्ट होती है। अच्छा, स्कॉलरशिप कौन दे रहा है आपको? अरे स्कॉलरशिप आपको सीए इंस्टीट्यूट दे रहा है, सीएस इंस्टीट्यूट दे रहा है, सीएमए इंस्टीट्यूट दे रहा है, कोई भी दे रहा हो, एनी पर्सन, क्योंकि यहां पर ये लिखा नहीं ना कौन स्कॉलरशिप दे रहा है और किस प्रकार की एजुकेशन। अरे किसी प्रकार की भी शिक्षा हो, चाहे स्कूल की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिली, कॉलेज की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिली, या उच्चतरीय शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिली, जो भी स्कॉलरशिप दे रहा है ले लो, क्योंकि वो आपके हाथ में इनकम का पार्ट नहीं है। आइए नेक्स्ट 10(17)A में क्या लिखा है, अवार्ड और रिवार्ड। भैया ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, सच बताऊं तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम पढ़ाई लिखाई करो। अब तो क्या हुआ है, तुम्हें कैश में पेमेंट मिली है या काइंड में पेमेंट मिली है? क्यों मिली है? तुम्हें अवार्ड मिला है जनहित में, जनहित में, हाँ पब्लिक इंटरेस्ट में, सरकार दे रही है, या केंद्रीय या राज्य सरकार, या बॉडी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अवार्ड दिए जा रहे हैं, जैसे वो ब्रेवरी अवार्ड्स नहीं होते, हाथी पे बिठाते हैं ना बच्चों को, 26 जनवरी के परेड पे निकाला जाता है, ब्रेवरी अवार्ड हो गया, या नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो गए, सरकारी अवार्ड्स। ये फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात नहीं कर रहे, ये सरकार द्वारा जनहित में जो अवार्ड्स बनाए जाते हैं, मे बी कोई राइटर्स के लिए अवार्ड बनाए जाते होंगे, कोई ब्रेवरी के लिए हो गए हैं, तो उनके अवार्ड्स के अंतर्गत जो भी कैश या नॉर्मल खांसी है दोस्तों, डोंट वरी, तो ये कैश और काइंड जो होता है वो एग्जेम्प्ट है। अच्छा रिवॉर्ड, रिवॉर्ड क्या होता है, कुछ आपने बड़ा अच्छा काम किया
जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आ गई, तो अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो रिवॉर्ड, अच्छा उनको अवार्ड कोई मिलेगा, कोई फिल्म फेयर अवार्ड या ओ सॉरी कोई ब्रेवरी अवार्ड कोई है, तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, 5-5 लाख रुपए हर क्रिकेटर को दिए जा रहे हैं रिवॉर्ड के रूप में। देखो अवार्ड और रिवॉर्ड में फर्क समझ लो, अवार्ड इज लाइक अ बिल्ला, बिल्ला अ स्टैम्प है ना, लेकिन रिवॉर्ड इज लाइक अ पारितोषिक, कि आपने अच्छा काम किया उसका पारितोषिक दे रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर दे रही है पर्पस अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो जो रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं अंतर्गत गवर्नमेंट की इस पर्पस के लिए दिए गए होंगे, जो पर्पस गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत है, ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है आपका बच्चों, एक सेकेंड, नेक्स्ट आता है आपका, हाँ, एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एक्स रूरल रूलर, ये राजा की हवेली, इसको मैं बोलूंगा राजा, राजा को रानी से प्यार हो गया, आगे क्या था भूल गया, तो राजा को रानी से प्यार हो गया, ला 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 ला। सो एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एक्स रूरल, एक्स राजा, अगर उसकी अच्छा राजा के पास हवेली थी, उस हवेली की एनुअल वैल्यू अगर 28 दिसंबर 1971 से पहले एग्जाम थी, 28 दिसंबर 1971 से पहले उसकी इनकम एग्जाम थी, तो आज भी उस हवेली की इनकम एग्जाम है। ये राजा रजवाड़े चले गए, वो राजा रजवाड़ों के पास अगर एक हवेली, वैसे 4 हवेली है उनके पास, 4 हवाला है उनके पास, एक हवेली एग्जाम कर देंगे 4 में से, एचपी इनकम नहीं टैक्स करेंगे अगर वो हवेली 28 दिसंबर 1971 से पहले भी एग्जाम हुई थी। अरे उस वक्त ये गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था ना हवेली इसका, तो उन्होंने कहा था भाई टेक ओवर कर रहे हो, कुछ हवेली हमारे पास छोड़ भी दो, तो गवर्नमेंट ने कहा था एक हवेली अगर पहले भी एग्जाम रही है तो अभी भी एग्जाम रहेगी। 10-20 में आती है जी लोकल अथॉरिटीज की इनकम। लोकल अथॉरिटी पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, अगर आपको याद हो लोकल अथॉरिटी पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, लोकल अथॉरिटी पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन लोकल अथॉरिटी का कोई नॉन प्रॉफिट मोटिव होता है, नॉन प्रॉफिट मोटिव होता है, सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है जी लोकल अथॉरिटी में आता कौन है जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है, म्युनिसिपैलिटीज आती हैं, इसमें आपके कैंटोनमेंट बोर्ड आता है, कैंटोनमेंट बोर्ड, जैसे दिल्ली कैंट आपने नाम सुना होगा, अंबाला कैंट नाम सुना होगा। कैंट क्या होता है, कैंट क्या, कैंट वाटर प्यूरिफायर नहीं बेटा, कैंट CANTT, कैंटोनमेंट बोर्ड। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, म्युनिसिपैलिटी आती है, कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली कैंट जहां आर्मी का एरिया होता है वहां पर लोकल अथॉरिटी का काम MCD नहीं करती, कैंटोनमेंट बोर्ड करता है, और इसमें पंचायत भी आ जाती हैं। तो ये सब लोकल बॉडीज होती हैं, इनको लोकल बॉडीज कहते हैं। तो लोकल बॉडीज की कौन कौन सी इनकम सरकार एग्जेम्प्ट कर रही है, पढ़िएगा। लोकल बॉडीज की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जेम्प्ट कर रही है, कैपिटल गेन की इनकम एग्जेम्प्ट कर रही है, अदर सोर्सेज की इनकम एग्जेम्प्ट कर रही है, और ट्रेड और बिजनेस इनकम भी एग्जेम्प्ट कर रही है। तो मेजॉरिटी इनकम्स तो लोकल बॉडीज की एग्जेम्प्टी हो जाती हैं। अच्छा, बिजनेस और ट्रेड इनकम कहां से, पानी बिजली, चाहे वो अपने एरिया में प्रोवाइड करें या अपने एरिया से बाहर, जैसे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानी बिजली की सुविधा दिल्ली में प्रोवाइड करें या यूपी में प्रोवाइड करें। एंड एनी अदर सर्विस यानी कि पानी बिजली के अलावा सड़क की सेवा अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने एरिया में प्रोवाइड करेंगे तो एग्जेम्प्ट। तो बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट, मकान की, शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड्स बेचकर, अदर सोर्सेज की ब्याज आमदनी की, और बिजनेस और ट्रेड की बिजली पानी की जो इनकम है MCD वालों की, अपने एरिया की हो या अपने एरिया से बाहर हो, यूपी में हो, और अपने एरिया से बाहर अगर सड़क इत्यादि की कोई सुविधा वो प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए यूपी वालों ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हायर किया कि सड़कें बनाओ और उनको 10 करोड़ का फायदा हुआ उससे, वो इनकम टैक्सेबल होगी। यानी कि एक इनकम टैक्सेबल हो रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वो है पानी बिजली के अलावा बाहर अपने एरिया से कोई सर्विस प्रोवाइड करे। ऐसे याद कर लो, एक इनकम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टैक्सेबल हो रही है, वो है जी, मैं आपको बता दूं, पानी बिजली के अलावा कोई सर्विस अपने एरिया से बाहर प्रोवाइड करें तो। आइए नेक्स्ट, जहां पर आपको समझ नहीं आएगा बेटा, एक भी बच्चा नो कर देगा ना तो ये बंदा वहीं रुक जाएगा आपके लिए, तो एक भी बच्चा नो कर देगा तो मैं रुक जाऊंगा। नेक्स्ट 1022B में बेटा, अखबार पढ़ते हो आप, बिल्कुल पढ़ते हैं सर। न्यूज देखते हो, बिल्कुल देखते हैं सर। तो बेटा ये बताना इनके पास कहां से रिपोर्ट न्यूज आती है, सर इनके अपने रिपोर्टर होते हैं,
सर न्यूज वालों के और टीवी वालों के अपने रिपोर्टर होते हैं। बेटा क्या इनके रिपोर्टर हिंदुस्तान में सब जगह होंगे? सर सब जगह कैसे होंगे? किसी कोने में क्या हुआ रिपोर्टर को क्या पता? फिर इनको न्यूज कैसे मिल जाती है? आप नोटिस करना, जो अपने न्यूज रिपोर्ट होती है ना इन अखबार वालों की, उसके नीचे तो लिखा होगा रामलाल श्यामलाल लिखा होता है। हर रिपोर्ट, हर न्यूज के नीचे लिखा होता है रिपोर्ट का वर्टिकल रिपोर्टर कौन है। लेकिन कई बार ये न्यूज परचेज करते हैं, हाँ जी, आउटसाइड एजेंसी से न्यूज परचेज करते हैं। तो मार्केट के अंदर दो हिंदुस्तान में प्रमुख न्यूज एजेंसीज हैं, यूटीआई और यूएनआई। सॉरी बेटा, यूटीआई नहीं, यूएनआई। मार्केट के अंदर दो एजेंसीज हैं, यूएनआई और पीटीआई। इनसे भी न्यूज परचेज करते हैं। तो जब इनसे न्यूज परचेज करते हैं तो नीचे लिखा होगा सोर्स यूएनआई, सोर्स पीटीआई। यूएनआई क्या है? यूनाइटेड न्यूज इंडिया, यूनाइटेड न्यूज इंडिया। यूएनआई है यूनाइटेड न्यूज इंडिया और पीटीआई क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये मार्केट में दो ऐसी इंडिया में और बाहर इंटरनेशनली रियोटर्स, रियूटर्स के नाम से या रियोटर्स के नाम से इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। तो ये जो न्यूज एजेंसी है यूएनआई पीटीआई वाले, ये न्यूज इकट्ठी करते हैं, इनके अपने रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज को बेचते हैं, इनको पैसा कमाते हैं, उस पैसे पे इनको टैक्स नहीं लगेगा अगर ये अपनी इनकम को अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करें। तो ये जो न्यूज एजेंसीज वाले हैं, यूएनआई वाले, पीटीआई वाले, इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं क्योंकि ये न्यूज बेचते हैं, तो देश का भला कर रहे हैं। इनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगता क्योंकि लिखा है ना न्यूज एजेंसी सेटअप इन इंडिया फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज। लेकिन ये अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट ना करे अपने मेंबर्स को, ठीक है, अपने ही बेनिफिट के लिए लगाएं। 1023 में क्या है? प्रोफेशनल एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन। ये जो जैसे कंपनी सेक्रेटरी की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, डॉक्टर की एसोसिएशन बनाई जाती है, आप लोग भी बना लो। तो एसोसिएशंस की जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। अगर कहां से इनकम आए? हाउस प्रॉपर्टी से आए, इन्वेस्टमेंट से आए और स्पेसिफिक सर्विसेज से आए। जैसे हम लोग, मैं प्रोफेशनल हूं, आप लोग प्रोफेशनल बन गए, तो हमने 100-150 लोगों ने एक एसोसिएशन बना ली। एसोसिएशन का काम होता है मेंबर्स का भला करना। तो हम चंदा भी लेंगे, आपस में डिस्कस भी करेंगे, चंदा भी लेंगे, प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, चंदा के खर्च भी करेंगे, पैसा भी बचेगा, वो इनकम एग्जेम्प्ट है। तो एसोसिएशंस की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, ये कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, यानी कि म्यूचुअल अपने आप से इनकम नहीं कमा सकते। तो कौन कौन सी एसोसिएशन की इनकम एग्जेम्प्ट है? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, सरप्लस मनी चंदे के बाद बच जाता है तो ब्याज भाड़े पे चढ़ा देते हैं, एग्जेम्प्ट है। अच्छा, स्पेसिफिक बिजनेस की इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर कोई बिजनेस करती है एसोसिएशन, कोई काम धंधा स्टार्ट करते हैं एसोसिएशन, काम धंधा नहीं करना चाहिए, अगर वो टैक्सेबल होगी, समझो। तो जो इनकम दी है वो एग्जेम्प्ट है। स्पेसिफिक सर्विसेज टू मेंबर, यानी कि मैं उल्टा बोल गया दोस्तों, मेरा दिमाग कहीं और भटक गया था। घर की घंटी बजती है ना, अब तो दिमाग उसमें भी लगता है कि कौन आ गया भाई इस टाइम पे। सॉरी बेटा, मैं रिपीट करूंगा, मेरी मिस्टेक है। तो इनकम ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन आर एग्जेम्प्ट, इनकम ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस आर एग्जेम्प्ट, लेकिन फॉलोइंग इनकम्स आर नॉट एग्जेम्प्ट। फॉलोइंग इनकम्स आर नॉट एग्जेम्प्ट, तो ये वाली इनकम टैक्सेबल होंगी। मैं उल्टा बोल गया दोस्तों, ये वाली इनकम टैक्सेबल होंगी। कभी कभार ना सामने मोबाइल रख देते हैं, ये भी गलती है, मैं उसको वाइब्रेशन मोड पे होता है, वो बजता है तो दिमाग वहां पहुंच जाता है। दोबारा से बस मैं एक बार लास्ट बार देख लेता हूँ मोबाइल को, उसके बाद नहीं देखूंगा, प्रॉमिस। चलिए, तो इनकम ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या होती हैं? वो एग्जेम्प्ट होती हैं, ये बनाई जाती है मेंबर्स के भले के लिए, लेकिन इनकी 3 इनकम टैक्सेबल है। अगर वो मकान की इनकम आती है उनको, वो टैक्सेबल है। इन्वेस्टमेंट की इनकम आती है, अगर ब्याज भाड़े पे चढ़ाते हैं तो इनकम टैक्सेबल है, हाँ वो टैक्सेबल है। और अगर कोई स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म करते हैं मेंबर्स के लिए, उसके लिए पैसा मिलता है। देखो मैं आपको बता दूं, मेंबर्स जब ये चंदा लेते हैं ना एसोसिएशन, तो सभी मेंबर्स का इससे फायदा होता है। लेकिन मान लीजिए मैं एसोसिएशन का मेंबर हूं, मैंने उनको 1 लाख रुपए दिए एसोसिएशन को और कहा मेरे लिए ही काम करो, वो गलत बात है बेटा, म्यूचुअलिटी नहीं हुआ, वो तो सिंगल पर्सन का बेनिफिट का हो गया। तो वो 1 लाख रुपए इनकम में जोड़े जाएंगे एसोसिएशन के। तो एसोसिएशंस बनाई जाती हैं कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। उनकी 3 इनकम टैक्सेबल है, खाली हाउस प्रॉपर्टी की, इन्वेस्टमेंट की और स्पेसिफिक सर्विसेज जो वो परफॉर्म करते हैं। तो कौन कौन सी एग्जेम्प्ट हो गई, लिख कर जरा देना, कौन कौन सी एग्जेम्प्ट हो गई, लिख कर देना आपके हिसाब से। एसोसिएशन की कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट हो गई, आप लिख कर दो, कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट हो गई।
एसोसिएशन की कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट हो गई आप लिख के दो। एसोसिएशन की कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट हो गई आप लिख के दो। अरे कौन कौन सी एग्जेम्प्ट हो गई? जनरल सर्विस वाली इनकम एग्जेम्प्ट हो गई, यानी कि जो नॉर्मल चंदा मिलता है ना, जो किसी पर्टिकुलर मेंबर के वेलफेयर के लिए नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। समझ गए मेरी बात? अच्छा, कैपिटल गेन की इनकम एग्जेम्प्ट है, कैपिटल गेन नहीं लिखा है यहां पर, समझो मेरी बात। किराए पे देंगे प्रॉपर्टी टैक्सेबल है, ब्याज भाड़े को चढ़ाएंगे टैक्सेबल है। तो यानी कि जो जनरल सर्विस से वो पैसा कमाएंगे वो एग्जेम्प्ट है, जनरल सर्विस से पैसा जो कमाएंगे वो एग्जेम्प्ट है। तो मेजॉरिटी है और कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है। हाँ बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ। 1023C में क्या है? 1023C में इसमें जो सर्टेन इंस्टीट्यूशंस लाइक, अच्छा ये बता दूं, ये सारी ना बड़ी बड़ी बिग एनपीओस, ट्रस्ट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सारे एग्जेम्प्ट होते हैं। और फंड्स जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, उसकी इनकम, ये आपको याद है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 80C में डिडक्शन मिलती है। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को जो भी पैसा आता है वो एग्जेम्प्ट है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, एनपीओस, ये सारे एग्जेम्प्ट होते हैं 1023C में। बड़े बड़े, याद रखिएगा, बड़े बड़े ट्रस्ट, बड़े बड़े सोसाइटीज, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े स्कूल्स अगर 1023C में नोटिफाइड होते हैं, यस गवर्नमेंट को लिस्ट में डाल देती है नोटिफाइड, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। आइए 1024, गली गली में शोर है, मैनेजमेंट चोर है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन लाल झंडे वाले, लाल सलाम है ना, तो ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस होती है ना, जो ट्रेड यूनियंस होती है, ट्रेड यूनियंस कौन होते हैं? वर्कर्स की एसोसिएशंस होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है व्हाट यू कॉल रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस को। तो जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस होती हैं इनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। कौन कौन सी? एचपी की और अदर सोर्सेज की, दो इनकम ट्रेड यूनियन की एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, अंतरराष्ट्रीय स्पोर्टिंग खेल प्रतियोगिता, अगर हिंदुस्तान में इसका व्हाट यू कॉल होती है, अगर वो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग बॉडी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। जैसे अगर इंडिया में फीफा वर्ल्ड कप हो जाए, फीफा वर्ल्ड कप वैसे तो हुआ नहीं, होने वाला था, वर्ल्ड वुमेन्स का होने अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था, बात समझो। तो फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, तो ऑर्गेनाइज कौन करेगा इसको? ऑर्गेनाइज करेगा फीफा इंडिया। ऐसे ही क्रिकेट का वर्ल्ड कप होना है तो ऑर्गेनाइज कौन करेगा? बीसीसीआई। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? एनी स्पेसिफाइड इनकम, गवर्नमेंट बताएगी कौन सी इनकम, अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हेल्ड इन इंडिया। तो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट इंडिया में होगा, उससे जो इनकम ऑर्गेनाइजर को होगी, स्पोर्टिंग बॉडी को होगी, वो एग्जेम्प्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें देश विदेश से लोग आएंगे देखने के लिए। अच्छा, वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड होना चाहिए। तो अगर क्रिकेट है तो आईसीएस, आईसी क्या है वो, आईसी क्रिकेट की इंटरनेशनल बॉडी है, नाम भूल गया मैं, आईसीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो अगर वो फीफा, हाँ बिल्कुल सही पूनम, कीबोर्ड पे बैठी हुई है आज तो फीफा जो वर्ल्ड कप है वो फीफा से अप्रूव्ड होना चाहिए, समझो मेरी बात। तो जो भी स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, बिल्कुल सही, जो भी स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स, बहुत बढ़िया रितेश, अमेजिंग। कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए थे ना, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट कर दी थी, यस। तो ऐसे गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि हर इवेंट को गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देगी, इवेंट को नोटिफाई करवाना पड़ेगा। वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो इंडियन बॉडीज हैं, वो लिखेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को, देखो ये इवेंट होने वाला है, इससे देश विदेश में नाम होगा, आप इनकम को एग्जेम्प्ट कर दो। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देती है, तो समझिएगा। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स, बिल्कुल। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल याद नहीं रखना, बस याद रखना इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट होना चाहिए, इंटरनेशनल बॉडी द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, 2 से ज्यादा कंट्रीज में पार्टिसिपेट होना चाहिए और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी।
नोटिफाई, ऐसे नहीं कि बाय डिफॉल्ट एग्जेम्पशन नहीं है, बाय चॉइस है। चलिए नेक्स्ट, उसी प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट 1043C रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, ये शायद मैंने कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा हो तो दोस्तों बताना जरा। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या है, कुछ आइडिया है? द नट शेल में बताना, नट शेल में रिवर्स मॉर्गेज स्कीम बताओ भैया। अभी चैप्टर नहीं देखा, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में क्या होता है, नॉर्मली हम जब मॉर्गेज करते हैं ना किसी मकान को बैंक के पास, तो बैंक वाले आपको लमसम अमाउंट दे देते हैं, लमसम अमाउंट दे देते हैं, और फिर आपको हर महीने देनी पड़ती है ईएमआई। नॉर्मल स्कीम यही होती है, बैंक के गिरवी रखवाया, लमसम अमाउंट मिल गया, उसके बाद ईएमआई स्टार्ट हो गई। अब प्रॉब्लम ये आती है, मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम ये आती है ऐसे वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, ओल्ड पीपल के लिए कॉन्सेप्ट है। ओल्ड पीपल, उन्होंने क्या किया, अपने एक मकान तो बना लिया, अब वो ओल्ड कपल रिटायर हो गए हैं। अच्छा, पैसा उनका सारा मकान में लग गया, जो बच्चे निकले वो निकले नालायक, वो हेल्प नहीं करते। अब ऑप्शन क्या रह गई, अब वो अपना दिनचर्या कैसे करें या घर गृहस्थी कैसे चलाएं। ओल्ड पीपल purchased a house using all their savings, now they have retired, they have the kids, not taking care of the old man or old woman, the parents. Now the parents don't have money, now what do? They can mortgage the house with the bank, 50 लाख 60 लाख मिल जाएंगे, फिर ईएमआई देते रहो। बड़े टेंशन का काम है यार लोन लेके घर का खर्चा कोई चलता है? लोन लेके बिजनेस किए जाते हैं, और वही पैसे को लोन के रूप को बैंक को लौटा दोगे। इसलिए क्या हो गया, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम यहां आ गई। अब ओल्ड पीपल क्या करेंगे, मकान को बैंक के पास गिरवी रखवाएंगे। अब बैंक वाले लमसम नहीं देंगे। मान लीजिए मकान है, 50 लाख रुपए का लोन लिया, और बुढ़े अंकल की उम्र है 65 साल, मान लीजिए एक्सपेक्टेड है, मतलब ऐसे तो हमारे हाथ में नहीं है, 85 ईयर्स तक लग रहा है जिएंगे। तो बैंक वाले 20 साल में, अगर आप कैलकुलेट करो 50 लाख है ना, अगर इनफैक्ट मैं ये करता हूं, वो ये पूछेंगे ओल्ड मैन से, आपको घर के खर्चे के लिए कितना चाहिए। ओल्ड मैन कहते हैं मुझे घर के खर्चे के लिए चाहिए 20,000 रुपए महीने का, जिसमें मैं राशन वाशन भी ले आऊंगा, अब खा पी भी लूंगा। तो 20, चलो 15 लगा लो, तो 15,000 इंटू 12, घर के राशन का खर्चा, काम वाली का खर्चा, 15,000 इंटू 12 करें तो बनता है 1,80,000, 20 साल में बनता है 36 लाख रुपए, वही 40 लाख बन गया ना। तो बैंक वाले बोलेंगे ठीक है, हम आपको 15,000 रुपए महीना नेक्स्ट 20 साल तक देते रहेंगे, और आपको एक भी ईएमआई देने की जरूरत नहीं है इस 20 साल में। हाँ, टेंशन खत्म। देखो, रिवर्स मॉर्गेज हो गया, नॉर्मल मॉर्गेज में आप ईएमआई देते हो, रिवर्स मॉर्गेज में बैंक वाले आपको ईएमआई दे रहे हैं, घर का खर्चा करो। अब बुढ़ा बुढ़ी जब तक जीवित है, बैंक वाले पेमेंट देते रहेंगे। सर बोलो ना सर, अरे बोलो भाई सर, अब बोलो भाई, बोल तो दे सर। अगर बुढ़ा 85 ईयर के बाद जी गया तो फिर इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। अरे भाई 20 साल में मकान की वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी, 65 लाख का मकान 1 करोड़ हो जाएगा, 10-20 लाख और बांट देंगे। तो द पॉइंट इज, जब तक जीते रहेंगे, जब तक बैंक वाले घर से ना निकालेंगे बुढ़ा बुढ़ी को, ना ईएमआई मांगेंगे, उल्टा देते रहेंगे, और वो टपक गए, उसके बाद बैंक वाले टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो बुढ़ा बुढ़ी को दिया वो कैलकुलेट करेंगे, 15-20 साल का उस पर ब्याज लगाएंगे जो भी पेंडिंग था, और पहुंच जाएंगे उनके नालायक बच्चों के पास। देखो बच्चों,
आपके पापा रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में फलाना बैंक के पास, हम बैंकी के लोग हैं, ये पेपर रहे, नाम कर गए थे, इतना बकाया पेंडिंग है, लगभग 70 लाख रुपए, दे दो कि नहीं दे तो, कि मकान हमारे नाम है, 1 करोड़ का बेच के हाथ में 30 लाख दे देंगे। फंस गए बच्चे और बुड्ढा बुड्ढी ने अपना जीवन संवार लिया। मकान साथ में ले जा नहीं सकते दोस्तों, तो लास्ट 20 साल जिए, खुशी से जिए, किसी के प्रेशर में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली अपने जीवन पर्यंत मकान को यूज कर लिया आपने विदाउट पेइंग ईएमआई। तो भाई जिस मकान में रह रहे हो ना, आपके माँ बाप के नाम पे है, तो देख लेना वो पैसा जो हर महीने आ रहा है वो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम का तो नहीं आ रहा, क्योंकि बाद में भुगतना आपको ही पड़ेगा। तो ख्याल रख लो अपने माता पिता का, वो तो वैसे भी रखना चाहिए नहीं तो ये रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंतर्गत फंस गए तो वैसे भी रखना पड़ेगा, फिर कहां जाओगे। चलिए तो दोस्तों रिवर्स मॉर्गेज, अब हुआ क्या, ये जो 15-20 हजार रुपए महीना मिल रहा था ना फादर को या ओल्ड मैन को, इनकम टैक्स ऑफिसर कहने लग गए वो इनकम में जोड़ेंगे। हाँ, अरे भाई इनकम में क्यों जोड़ेंगे बुढ़े अंकल की, ये तो लोन अमाउंट है, आज नहीं लौटाना। इनकम क्या होती है, जो परमानेंटली आपकी है, जो चीज लौटानी है तो उधार होता है, ये तो उधार मिल रहा है, नाम इनकम कैसे हो गया। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा जो भी रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में जो अमाउंट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। आगे ना, अमाउंट रिसीव बाय इंडिविजुअल एज अ लोन आइदर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। अच्छा, कभी कभार बुढ़े अंकल कहते हैं मुझे साल का 1,80,000 इकट्ठे दे दो, तो आपको लमसम में मिला या वो आपको 6 महीने का पैसे इकट्ठा करके मिला, वो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर जो मिला वो अमाउंट एग्जेम्प्ट है। द अमाउंट रिसीव बाय इंडिविजुअल एज अ लोन आइदर इन लमसम or an installment in a transaction reverse mortgage is exempt under section 47। क्लियर बात, क्लियर। अच्छा, एक सेक्शन 47 भी है, याद रख लीजिएगा, और उसमें कैपिटल गेन भी एग्जेम्प्ट है। हाँ जी, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पे 2 मेजर एग्जेम्पशंस हैं 1043 के अंतर्गत। तो जो लोन का अमाउंट मिल रहा है रेसिपिएंट को, वो इनकम का पार्ट नहीं है, और 47 के अंतर्गत जब इंडिविजुअल ने अपना मकान बैंक के नाम किया ना, एसेट तो जुदा हो गई, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। और बैंक वाले भी अगर गिरवी मकान को ऑक्शन कर देते हैं उस वक्त भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो ये टोटल टैक्स फ्री स्कीम है। तो इसकी जो इनकम है, चाहे वो बैंक वालों को राइज हो या बंदे को राइज हो, एग्जेम्प्ट है। कैपिटल गेन 47 में एग्जेम्प्ट कर दिया, और जो नॉन कैपिटल गेन की इनकम है बच्चों, नॉन कैपिटल गेन की इनकम है बच्चों, वो 1043 में एग्जेम्प्ट करती है। आइए 1045 में क्या है, ये है अलाउंसेस और परक्विजिट्स जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, चेयरमैन को मिल रहे हैं या रिटायर्ड चेयरमैन को मिल रहे हैं या मेंबर को मिल रहे हैं या रिटायर्ड मेंबर को मिल रहे हैं, यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये गवर्नमेंट बॉडी है जो देश में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। सिविल सर्विसेज, आईएएस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। जैसे सीएस इंस्टीट्यूट सीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, उसी प्रकार से जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपका आईएएस के एग्जाम, आईआरएस के एग्जाम, आईएफएस के एग्जाम हिंदुस्तान में कंडक्ट करवाता। उनके जो चेयरपर्सन हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, चाहे रिटायर्ड हैं या करंट में हैं, उनके कुछ अलाउंसेस और कुछ परक्विजिट्स गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है। ये लिखा है जी। नेक्स्ट 1046 में लिखा है, अगर कोई सरकार द्वारा, हाँ जी देखना जरा, सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और बॉडी का काम है जनरल पब्लिक को बेनिफिट देना, तो यानी कि सरकार ने कोई बॉडी का गठन किया है, वो बॉडी कोई कॉमर्शियल गतिविधि नहीं करेगी, वो जनरल पब्लिक वेलफेयर का काम करेगी, तो उस बॉडी की जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट है। तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट में जो बॉडी सरकार बनाती है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई होगी, उन बॉडीज की इनकम एग्जेम्प्ट है। पढ़ लीजिएगा, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी 1047 में क्या है, इनकम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड क्या होता है, एक तरीके से एक फंड है जो बनाया जाएगा
गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स क्या करेगा, पैसा रेस करेगा, पैसा रेस करेगा। अच्छा, फिर पैसा रेस करेगा, फिर पैसे को रेस करके इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट कहां करेगा, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, और इन्वेस्ट करेगा तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट, अच्छा, और प्रोजेक्ट्स में लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में लगाएगा। तो मोटा मोटा याद रखना, देखो डिटेल में मैं एक एक चीज को नहीं समझा रहा हूं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड अगर सरकार के रूल्स के हिसाब से बनाया जाता है, पैसा रेस करते हैं, उसकी इनकम होती है, वो इनकम विल बी एग्जेम्प्ट। आइए नेक्स्ट 1048 में जरा देखना क्या लिखा है, एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया in Indian currency by foreign company on account of sale of कच्चा तेल, crude oil or any other goods or services as may be notified by the central government to any person। बेसिकली क्या होता है, हम अपना ऑयल अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से, ईरान से, इराक से और खाड़ी के देशों से खरीदते हैं। अमेरिका और ईरान का 36 का आंकड़ा शुरू से ही रहा है, अमेरिका और ईरान का 36 का आंकड़ा रहा है। तो ईरान हमारा ट्रेडिंग पार्टनर भी होता था, लेकिन अमेरिका ने ना ईरान पे लगा दिए सैंक्शंस लगा दिए, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उनको लग रहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम इज नॉट गुड फॉर द इजराइल एंड ऑल, क्योंकि यूएसए और इजराइल कहीं ना कहीं लिंक्ड है आपस में, सऊदी अरेबिया भी लिंक्ड है, वो सुन्नी और शिया इन सब का थोड़ा सा कुछ होता है। तो यानी हम इन चीजों में तो नहीं ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए। तो कहीं ना कहीं ईरान इंडिया का अच्छा एक तरीके से पार्टनर रहा है, दो यूएस भी इंडिया का पार्टनर है, ईरान भी इंडिया का पार्टनर है। अब यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया ईरान पे, कहा ईरान से कोई ऑयल नहीं खरीदेगा, ईरान से कोई ऑयल नहीं खरीदेगा, जो खरीदेगा मैं उस पर प्रतिबंध लगा दूंगा। तो इंडिया की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एचपीसीएल, बीपीसीएल, बड़ी बड़ी तेल कंपनियां तेल खरीदती थी ईरान से, तो भाई सैंक्शन लगा दे। अरे दिक्कत क्या होती है, अगर सैंक्शन लगा देंगे इन एंटिटीज पर, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड सारा डॉलर्स में होता है, इंटरनेशनल ट्रेड सारा डॉलर्स में होता है, और डॉलर्स ओन कौन करता है, यूएसए। तो कहीं ना कहीं दबदबा तो है यूएसए का। तो अगर हम बाहर ट्रेड, अच्छा, और कोई ना कोई बैंक के माध्यम से ही ट्रेड होता है, तो हमारा चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, या एसबीआई बैंक हो, तेल मार्केटिंग कंपनियां इन बैंकों के माध्यम से पेमेंट करती होंगी ईरान को। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर बैंक पे भी प्रतिबंध लग गया तो आईसीआईसीआई बैंक की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएंगी, समझो कोटक महिंद्रा बैंक की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इन्होंने ईरान के साथ पेमेंट का काम किया। तो गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला, क्या निकाला, ईरान को बोला तुम्हारा खाता हम एक ऐसे बैंक में खोलेंगे जिस बैंक का कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ही ना हो। अगर उस पर प्रतिबंध लग भी गया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, और वो बैंक निकाला यूको बैंक, ये सरकारी बैंक है यूको बैंक, इसकी कोई इंटरनेशनल ब्रांच नहीं है। और यहां पर यूको बैंक में क्या किया, ईरान वालों का खाता खोल दिया, यूको बैंक के अंदर उनका अकाउंट ओपन करा कोलकाता की ब्रांच में, और उनको कहा हम तुम्हें ना पेमेंट डॉलर में नहीं करेंगे, हम तुम्हें क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे रुपए में, इंडियन करेंसी में तुम्हें पेमेंट करेंगे, इंडियन करेंसी में, ठीक है, और इस अकाउंट में पैसा डाल देंगे तुम्हारा, और तुम पैसा इसको निकालना चाहो निकाल लेना, या गुड्स और सर्विस खरीदने में, ईरान इंडिया से चाय बहुत खरीदता है, चाय, हैंडीक्राफ्ट के और मसाले बहुत खरीदता है, तो या तो उस पैसे का उपयोग आप हमारे सामान को खरीदने में लगा लेना, या पैसा ले लेना, क्योंकि रुपए का ले जाके तुम करोगे क्या, इंडियन करेंसी को बाहर ले जाके करोगे क्या। तो देखना आप जरा पढ़ना, एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन इंडियन करेंसी बाय फॉरेन कंपनी, वो ईरान वाली कंपनी, नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी, ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ क्रूड ऑयल, एनी अदर गुड्स और सर्विसेज एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। या उनको हमने कहा तेल के बदले में आप कुछ गुड्स दे दीजिएगा, हम उसके खरीद लेंगे आपसे,
क्योंकि हम तेल के अलावा और चीजें भी ईरान से खरीदते होंगे, तो हमने कहा आप आओ और भी चीजें बेच लेना इंडिया को, हम आपको रुपए में पेमेंट देंगे। अब दिक्कत क्या होती है, अगर इंटरनेशनल, आई होप यू गेटिंग इट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है ना बेटा, तो हम भारी पेमेंट करते, वो भारी रिसीव करते। उन नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। जब हम इंडिया वाले इंपोर्ट करते हैं तो हम पेमेंट बाहर करते हैं, वो नॉन रेजिडेंट है। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तो वो तो परदेसी है ना, उनकी बाहर इनकम हो रही है, लेकिन अब वो इंडिया में रिसीव कर रहे हैं इनकम, अकाउंट तो इंडिया में खोल रखा है, तो परदेसी इंडिया में रिसीव कर रहा है इनकम, तो इंडियन इनकम बन गई, तो इंडिया में टैक्स लग गया। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, एग्जेम्प्ट। तो वो जो विदेशी तेल सप्लायर है, इंडिया में वो तेल की इनकम पाते हैं, जनरली मिलती तो बाहर, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण, प्रेशर के कारण हमने पेमेंट इंडिया में करी, वो इनकम एग्जेम्प्ट हो गई। नेक्स्ट 1048A, तो नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी वाले या और ईरान कुछ और भी कोई हमें चीजें बेचता है, पेमेंट इंडिया में देते हैं, एग्जेम्प्ट। एनी इनकम राइजिंग और अक्रूइंग टू अ फॉरेन कंपनी, सुनो सुनो, on account of storage of crude oil in a facility in India and sale of crude oil there from to any person resident in India। अब इंडिया में ना स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, इंडिया में भी अब स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया लास्ट के 4-5 सालों में, 5-6 सालों से। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स, ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। क्या होता है, ऑयल के आपको रिजर्व्स रखने पड़ेंगे अगर कोई वॉर हो जाए। अभी आ ही रहा था आजकल, आपको पता ही है हमारे बॉर्डर्स में क्या हो रहा है, तो ऑयल के रिजर्व इसलिए रखने पड़ेंगे, अगर वॉर हो गई तो आपके पास, अगर एक सेकेंड दोस्तों, वॉर हो गई तो आपके पास कुछ दिनों के रिजर्व्स होने चाहिए, क्योंकि फिर अगर, जैसे वही वाली बात है, लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन होने के बाद दुकानें तो बंद हो गई थी, तो लोगों ने आटा, दाल, चीनी, चावल इकट्ठे करके रखे। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट भी क्या कह रही है कि अगर वॉर छिड़ जाती है तो हिंदुस्तान में कम से कम तेल का भंडार होना चाहिए। अब तेल का भंडार होना चाहिए, तेल खरीद के डालना पड़ेगा उसके अंदर, समझो मेरी बात, पैसे लगेंगे, रिजर्व बनाने में पैसे लगेंगे, तेल खरीदने में पैसे लगेंगे। तो हमने फॉरेन कंपनीज को कहा आप अपना तेल यहां पर आके स्टोर कर लो, है ना। सुनो, अब तेल स्टोर कर लोगे और तेल को फिर आप इंडिया में बेच देना, समझो मेरी बात, पहले स्टोर कर लो और तेल को बेच देना। तो तेल बेचने पे आपको इनकम आएगी, हम उसको टैक्स नहीं करेंगे इंडिया में। तो ये स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स में गवर्नमेंट ने कहा हम तेल खरीद के खुद डालेंगे। आप ऐसा करो, अपना क्विंटल भर भर के लाखों टन जो होता है तेल, इसमें स्टोर कर लो, हम आपसे मांगते रहेंगे, निकालते रहेंगे, आप उसको बेच देना फिर बाद में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। बात समझने की कोशिश करो। तो एनी इनकम अराइजिंग टू अ फॉरेन कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया एंड सेल ऑफ क्रूड ऑयल देयर टू एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ऐसे अब क्या कहा गया है, तीसरी बात, ये तीनों ऑयल से रिलेटेड ही है। एनी इनकम अराइजिंग to a foreign company on account of sale of leftover stock of crude oil, if any, from the facility in India after the period of expiry of the agreement। हमने कहा था कि 3 साल तक, 4 साल तक स्टोर करेंगे, उसके बाद मान ले एग्रीमेंट खत्म हो गया, मान ले फिर भी कोई स्टॉक रह गया जो नहीं खरीदा गया, तो वो स्टॉक जो बचा हुआ रह गया उसको भी अगर वो बेचते हैं इंडियन रेजिडेंट को या जिसको भी, उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट है। तो मोटा मोटा क्या याद रखोगे भाई, तेल वाली बाहर की कोई कंपनी है, वो इंडिया में तेल बेच रही है और पहले पेमेंट बाहर होती थी, अब वो पेमेंट इंडिया में हो रही है, वो भी एग्जेम्प्ट। या वो तेल के कुएं भर के रख रही है, इंडिया वाले उनसे खरीदेंगे 3 साल के अंतर्गत, वो भी इनकम एग्जेम्प्ट। अगर एग्रीमेंट खत्म हो गया उसके बाद कोई लेफ्ट ओवर स्टॉक रह गया, वो भी बेच रहे हैं, वो भी एग्जेम्प्ट। ठीक है ना। आइए जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इनकम, ये है इक्वलाइजेशन लेवी 1050 के अंदर। सुनिए जरा, ये है इक्वलाइजेशन लेवी, इसको हम गूगल टैक्स भी कहते हैं। अरे क्या होता है, इंडियन रेजिडेंट्स जो होते हैं, आपने देखा होगा गूगल पे एड वैड करते हैं, गूगल कह लो, फेसबुक कह लो,
है ना, उस पे एड्स आते हैं, आपने नोटिस किया होगा, उसके लिए पेमेंट करते हैं। उस पेमेंट में से अगर वो एडवर्टीजमेंट की जो पेमेंट है 6% अगर 1 लाख से ऊपर होता है उसका काटना होता है टैक्स के रूप में, एक तरह से टीडीएस मान लीजिए, लेकिन टीडीएस नहीं बोलेंगे हम इसको टीडीएस नहीं बोलेंगे। यस, तो एनी इनकम arising from specified services provided on or after the date on which provision of chapter 8 of finance as 16 chapter 8 of finance as 16 comes into force and chargeable to equalization levy, तो वो ये कट गया ना, बाकी उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो हम 6% काट लेंगे, बाकी उनको टैक्स देने की आवश्यकता इंडिया में नहीं है। तो 6% काटा जाता है 1 लाख से ऊपर। चलिए, अब उसके बाद ये एक चैप्टर रह गया और आपका एग्जेम्प्ट इनकम्स का कॉन्सेप्ट खत्म। ये है जी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, देखो जी अभी जो एग्जेम्पशंस करी ना बच्चों, वो एक बार आप पढ़ेंगे ना, सेक्शन 10 की है। ये जो हम इनकम्स कर रहे हैं चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट की, ये सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में इनकम एग्जेम्प्ट होती है। मैं आपको बता दूं ये चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होती क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल है, कंफ्यूजन ना हो जाए। अच्छा बेटा, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट क्या होती है? एक एसोसिएशन का होती है। एसोसिएशन कैसे बनी है? या तो ये ट्रस्ट होती है, सुनिएगा, या एक सोसाइटी होती है, या ये नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं। अच्छा, चैरिटेबल ट्रस्ट बनती है ट्रस्ट डीड के रूप में, ट्रस्ट डीड बनाई जाती है। अच्छा, चैरिटेबल सोसाइटी बनती है सोसाइटीज एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, और नॉन प्रॉफिट कंपनी बनती है कंपनीज एक्ट में। बेसिकली क्या है, ये धर्म और पुण्य के कार्यक्रम, धर्म और चैरिटेबल और रिलीजियस, दो वर्ड आ रहे हैं ना बेटा, चैरिटेबल और रिलीजियस, नॉन प्रॉफिट मोटिव कह लीजिए, नॉन प्रॉफिट मोटिव, समाज के भले के लिए बनाई जाती है। धर्म की भी होती है इसमें एसोसिएशन, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, और चैरिटेबल जिसमें कोई धर्म का इशू नहीं है लेकिन चैरिटी है, कोई अस्पताल है, जो कोई पियाऊ है, कोई धर्मशाला है, वो चैरिटेबल पर्पस हो गई, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, वो रिलीजियस पर्पस हो गई। तो इसको चलाने के लिए पीछे कोई ना कोई संस्था, ये संस्था है बेटा, ये ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, संस्था। तो संस्था कोई ना कोई होती है। वो कैसे बनाओगे संस्था? या तो ट्रस्ट बना लो अपनी, जैसे आपने देखा होगा कहीं के जितने भी स्कूल हैं या मंदिर मस्जिद, उनकी ट्रस्ट होती है, ट्रस्टीज होते हैं। फिर सोसाइटी बना लो, कोई चैरिटेबल सोसाइटीज होती हैं, देखा होगा आपने, कोई डिस्पेंसरी है, कोई सोसाइटी चला रही है। अच्छा, या नॉन प्रॉफिट कंपनियां बना लो फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस, आर्ट, कॉमर्स, आपको पता है ये सेक्शन 8 में बनती है ये। अच्छा, अब ये ट्रस्ट बनती है ना, तो इनके पास एक होता है ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, एक होता है ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। मैं एक ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट बता दूं, ये होता है क्रिएटर, ये क्रिएटर होता है, इसने क्रिएट करी है ट्रस्ट। अच्छा, ट्रस्ट में फिर ट्रस्ट में क्या होता है? ट्रस्ट में प्रॉपर्टी डाली जाती है, ट्रस्ट के पास प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का मतलब हो सकता है कैश हो, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, उससे इनकम आएगी उनको। फिर ट्रस्ट में होता है जी, इनको मैनेज करने के लिए ट्रस्टीज, हाँ, वो सोसाइटी के ट्रस्टीज कह लो, नॉन प्रॉफिट कंपनी के डायरेक्टर्स कह लो, बात वो होता है। और चौथी चीज होती है जी बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज जो पब्लिक हो सकती है या प्राइवेट हो सकती है। हाँ, आप पब्लिक ट्रस्ट बना सकते हो या प्राइवेट ट्रस्ट बना सकते हो, इसको बोलेंगे पब्लिक ट्रस्ट, जो समाज के बेनिफिट के लिए बनी है इसको बोलेंगे प्राइवेट ट्रस्ट। अच्छा, जो एग्जेम्पशन मिलेगी ना वो पब्लिक ट्रस्ट को मिलेगी इनकम से, प्राइवेट ट्रस्ट को एग्जेम्पशन नहीं मिलती। तो बेसिकली क्या होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर एक संस्था है जो धर्म पुण्य के काम करती है, उसको मैनेज करते हैं ट्रस्टीज। ट्रस्टीज के क्या पावर्स होंगी वो ट्रस्ट डीड में लिखा होगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में बने, उसके बायलॉज, सोसाइटी के बायलॉज बनते हैं, एनपीसी में मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनता है, नॉन प्रॉफिट कंपनी में उसमें लिखा होगा। ट्रस्ट के पास प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी से इनकम आ रही होगी, और वो इनकम को कहीं ना कहीं हम एग्जेम्प्ट करेंगे अंडर सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12, इनकम एग्जेम्प्ट करेंगे। कुछ कंडीशंस पूरी करनी है। ऑथर होता है क्रिएटर ऑफ द ट्रस्ट, और बेनिफिशियर्स होता है उसके फायदा उठाएंगे कौन? प्राइवेट ट्रस्ट होता है, जैसे अपने बच्चे के लिए बना दी कि भाई जाने के बाद मेरे बच्चों को बेनिफिट मिले, उनका आपस में झगड़ा ना हो, तो मेरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में रहेगी, समझो। तो हम इनकम टैक्स में जो छूट देते हैं ट्रस्ट की इनकम से,
वो देते हैं पब्लिक ट्रस्ट को। वैसे ट्रस्ट की एओपी की कैटेगरी में आती है, एओपी की कैटेगरी में आती है और 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है ट्रस्टों को। हाँ, इनकम एग्जेम्प्ट ही हो गई तो बात ही खत्म, नहीं हुई तो 2.5 लाख की लिमिट तो मिलती है। यहां तक क्लियर है? पहले बताओ, यस करो जरा। 5 बच्चे यस करें, चलो 4 बच्चे यस कर दें। ठीक है, चलो आ जाओ। अब क्या करना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमें करना है इसको एग्जेम्पशंस किस कंडीशंस में मिलती हैं, बाकी कुछ नहीं है, बड़ी बात नहीं है चैप्टर में। आइए जरा पढ़ ले। देखो जी, in order to claim exemption of income under 11 and 12, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट शुड फुलफिल ऑल द कंडीशंस। अगर आपको अपनी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या नॉन प्रॉफिट कंपनी हो, एग्जेम्प्ट करवानी है तो ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। लॉफुल पर्पस के लिए बनी हुई हो। अरे जी हम स्मगलिंग करेंगे, हेरोइन, चरस, गांजा बांटेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा भाई ये लॉफुल पर्पस नहीं है, चाहे इसमें गरीबों की मदद है लेकिन लॉफुल पर्पस नहीं है। ट्रस्ट खाली चैरिटी के लिए और रिलीजियस के लिए हो, है ना, फिर सही है। अच्छा, प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास होनी चाहिए, ट्रस्ट के नाम से होनी चाहिए, ठीक है। और पर्सन जिसको इनकम मिल रही है, जैसे ट्रस्टीज कह लीजिएगा, उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अपनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन की, पंजीकरण करवाना पड़ेगा कमिश्नर के पास जाकर। और 12AA में रजिस्ट्रेशन होता है, तो अगर ट्रस्ट रजिस्टर नहीं करवाओगे तो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी। किताबों का ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर ट्रस्ट की बिना इनकम एग्जेम्प्ट हुए एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम है, यानी कि भाई 10 लाख का चंदा मिला, 10 के 10 लाख 11 एंड 12 में एग्जेम्प्ट हो गए, तो आपकी इनकम हो गई नील। तो क्या ऑडिट करवानी पड़ेगी? बिल्कुल करवानी पड़ेगी। क्यों करवानी पड़ेगी? बिना छूट लिए इनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, क्योंकि छूट नहीं लेते तो 10 लाख रुपए होते हैं ना। तो ये शायद हमने, अच्छा इनको रिटर्न कौन से सेक्शन में भरनी है जरा ये बताना, और कौन से फॉर्म में रिटर्न जाएगी इनकी? ये मैंने पढ़ाया था, पार्ट 5 में होगा या 3 में होगा या 4 में होगा, पता नहीं अब। हाँ जी, इनकी रिटर्न कौन से, हाँ ITR 7 में जाएगी रिटर्न, और जाएगी 139, कौन सा सेक्शन था? 139 4A। हाँ बहुत बढ़िया संदीप, क्या बात है संदीप, तो रितेश, यह तुम्हारी क्या बात है। तो 139 4A में रिटर्न जाएगी और ऑडिट करवानी पड़ेगी। और ट्रस्ट किसी विशेष कम्युनिटी या धर्म के लिए ना हो, कम्युनिटी और कास्ट, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ना, सबका बेनिफिट होना चाहिए। और रिटर्न भरनी पड़ेगी या आपको 104A में विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। तो अगर सारी कंडीशन पूरी कर दोगे तो आपको छूट मिलने का हक है। क्लियर? क्लियर, चलो अच्छा। अब चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस का मतलब क्या होता है? चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस का मतलब होता है रिलीफ टू द पुअर, गरीबों की मदद करना। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए बनाओ संस्था। योगा से होगा, दवा दारू के लिए बनाओ। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बनाओ, हाँ जी, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए संस्था बनाओ। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए बनाओ, वाइल्ड लाइफ के लिए बनाओ, वाटर शेड्स लाइक पानी का कोई झरने टाइप्स हो गए। प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जैसे इंडिया गेट के प्रिजर्व करोगे आप ताजमहल को प्रिजर्व करोगे, तो मॉन्यूमेंट्स की प्रिजर्व करने की एसोसिएशन बनाओ। या ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, या कोई ऐसा जैसे जलियांवाला बाग रहा है, ऐसा एरिया है, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट है, उसको प्रिजर्व करोगे, ऐसा काम कर सकते हो। या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो आम आदमी को बेनिफिट दे, आम जनरल पब्लिक यूटिलिटी। जनरल, ये तो बड़ा वाइड हो गया ना, 7 पॉइंट तो वाइड हो गया। मैं अपने अपने मैं ऐसा करोगे, रामलाल का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो रामलाल अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को जनरल पब्लिक यूटिलिटी GPU में डाल दे, है ना। कोई सैनिटाइजर बनाता है, वो बोलता है GPU, समझो मेरी बात। कोई पकौड़ियां तलता है, वो टिक्की तलता है, क्या GPU, जनरल पब्लिक यूटिलिटी? ऐसा नहीं होता जनरल पब्लिक यूटिलिटी।
क्या है जनरल पब्लिक यूटिलिटी, पढ़ना जरा। एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपीयू शैल नॉट बी चैरिटेबल पर्पस, नहीं, इफ इट इन्वॉल्व्स, चैरिटेबल पर्पस नहीं माना जाएगा जीपीयू में अगर उसके अंदर अगर आप कोई ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस कर रहे हो। हाँ, तो उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रही है, कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, बिजनेस की गतिविधि चल रही है उसके नाम से, है जी, जनरल पब्लिक यूटिलिटी। तो टिक्की तल रहे हो, बिट्टू टिक्की वाले हो, तो वो जीपीयू नहीं है। हरिदर्शन अगरबत्ती, रोम रोम जगा दे, प्रभु का नाम याद दिलवा दे, वो जनरल पब्लिक यूटिलिटी नहीं है। रामलाल का कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसमें बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स चल रहा है, तो वो जीपीयू में नहीं आएगा, तो उनको चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस का दर्जा नहीं मिलेगा और एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। हाँ, इन 6 के अंदर आप बिजनेस ट्रेड कर सकते हो, लेकिन पर्पस इंपॉर्टेंट है 6 में। तो एजुकेशन के लिए आप फीस ले सकते हो, योगा करवाने के लिए, योगा करवाने योगा करवाने के लिए फीस ले सकते हो, लेकिन पब्लिक जनरल गर्दन में दर्द हो गया। तो जनरल पब्लिक यूटिलिटी बाबा रामदेव कैसे करते हैं, मैंने कहा कोई बंदा ऐसा करे अटक ही जाए, उसके वो हाथ खुले ही ना, कोई बंदा कोई करे ऐसे योगा। भाई जब भी कहते हैं सुपरविजन में करें काम, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेके करें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या था, तो अगर आप ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस करते हो तो वो जीपीयू में नहीं आएगा, लेकिन 6 एक्टिविटी में कर सकते हो क्योंकि इसमें एक्टिविटी प्रमुख है। लेकिन अगर आप बिजनेस ट्रेड करना चाहते हो तो फीस अगर ले रहे हो, चलो हम कह रहे हैं करो ही मत, उसमें कोई बिजनेस करते ही नहीं, आप ट्रेडिंग करते ही नहीं है, लेकिन सर पैसा नहीं लेंगे ना। तो अगर आपका मान लीजिए कोई धर्मशाला है, धर्मशाला इधर नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी, धर्मशाला चला रहे हो, तो उसमें कोई बिजनेस नहीं करना, बिजनेस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बिजनेस भी है और फीस भी ले रहे हो तो वो भी अलाउड नहीं है, यानी कि फिर फीस ना लो, समझो, या तो ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स नहीं करो, और ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स कर रहे हो तो फीस ना लो कि जी देखो बिजनेस कहां कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं कोई भी आके रहे, हम तो कुछ चार्ज ही नहीं करते, फिर वो चल, वो अलाउड है, फीस ना हो। लेकिन चलो अगर फीस भी है, लो देखो जरा, फीस भी है, तो पैसे का उपयोग अपने जीपीयू के लिए ही करना, पैसे का उपयोग घर में मत ले जाना, जीपीयू के लिए ही करना, यानी कि जगह जो भी हम धर्मशाला का पैसा आता है धर्मशाला में लगा देते हैं। एंड दूसरी बात, टोटल रिसिप्ट्स जो जीपीयू से आ रही हैं, 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द ट्रस्ट से ज्यादा ना हो। हाँ, ये जो जीपीयू वाली एक्टिविटी है ना, जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है, कॉमर्शियल एक्टिविटी का रिसिप्ट्स मैक्सिमम 20% ऑफ द रिसिप्ट्स होगी। तो डोनेशन भी लेते हो, कॉमर्शियल एक्टिविटी भी करते हो, तो अगर मान लीजिए टोटल रिसिप्ट्स मिली 10 लाख, तो बिजनेस से 2 लाख से ज्यादा अमाउंट मिलना नहीं चाहिए। तो दोबारा रिपीट करते हैं। पहली बात, चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस, चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस में पहला आता है गरीबों की मदद, शिक्षा, योगा, दवा दारू, पर्यावरण की रक्षा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, पुरातन बिल्डिंग्स, या जनरल पब्लिक बेनिफिट या जनरल पब्लिक वेलफेयर। जनरल पब्लिक वेलफेयर में बिजनेस नहीं होना चाहिए, अगर बिजनेस है तो फीस नहीं होनी चाहिए, और अगर बिजनेस है और फीस भी है तो उसकी फीस टोटल 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। प्लीज पूछिएगा, प्लीज पूछिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे जी। क्लियर है तो यस बोलो। तो बिजनेस ना हो, और बिजनेस हो तो फीस ना हो, और फीस है तो 20% ज्यादा ना। 5 यस करिएगा। चलो, ज्यादा बच्चों के आई नहीं है, लेकिन हाँ चलो नेक्स्ट। अब ट्रस्ट को इनकम कहां से आ सकती है, ट्रस्ट को प्रॉपर्टी से इनकम आ सकती है, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना, मोटा मोटा ये देखते हैं। आइए, ट्रस्ट को इनकम आती है जी, प्रॉपर्टी से आती है इनकम।
प्रॉपर्टी से आती है मतलब डोनेशन से आती हैं, सुनो सुनो, या कोई इंटरेस्ट की इनकम आती है क्योंकि एफडी बनाई हुई है ना, कोई इनकम मिलती है। आपको अपनी इनकम का 85% चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च करना है। तो अगर मान लो इंटरेस्ट और डोनेशन मिला के मिले 10 लाख रुपए, तो 85% आपको स्पेंड कर देना है उसी साल, यानी कि 8.5 लाख रुपए। और सीएनआर पर्पस के लिए अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 100% छूट मिल जाएगी, 10 के 10 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। सेक्शन 11। अगर आप स्पेंड करते हो 70%, सर 10 लाख रुपए आए चंदे से, ब्याज से, इनकम 7 लाख खर्च किए, तो गवर्नमेंट कहती है जो अप्लाई किया वो तो एग्जेम्प्ट है ही, सुनिएगा, इनकम में जोड़ेगा नहीं, 15% ये एक्स्ट्रा देंगे हम, तो यानी कि 10 लाख का 15% 1.5 लाख। ये ऐसा करो, आपने खर्च किया 60%, 6 लाख खर्च किए। देखो जरा एक बार जरा जरा देखें, एक सेकेंड बच्चों, मुश्किल नहीं है। आपने खर्च किया 60%, एक सेकेंड बच्चों, आपने खर्च किया 60%, 6 लाख। तो गवर्नमेंट कहती है जो खर्च किया वो तो एग्जेम्प्ट है ही, तो आपको 6 लाख रुपए तो ये एग्जेम्पशन मिलेगी मिलेगी 6 लाख की, और 1.5 लाख, 15% ऑफ टोटल 1.5 लाख, और तो 7.5 लाख की छूट मिल गई। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर प्रॉपर्टी से इनकम आती है, चाहे वो चल प्रॉपर्टी हो, अचल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल इंटेंजिबल हो, 85% कट ऑफ पॉइंट है। 85% खर्च कर देते हो ना बाबा, तो 85% की बजाय 100% एग्जेम्प्ट, यानी कि आप मेजॉरिटी खर्च कर देते हो। तो 10 लाख मिले, 8.5 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख, 10 लाख पूरे खर्च, तो पूरा एग्जेम्प्ट। लेकिन 10 लाख मिले, खर्च किया आपने खाली खाली 6 लाख रुपए, तो जो खर्च किया वो तो एग्जेम्प्ट है ही, 15% और एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन मिलती मिलती है। अच्छा बताना, 10 लाख मिले, 1 लाख खर्च किया, कितना एग्जेम्प्ट होगा? 10 लाख मिले, 1 लाख एग्जेम्प्ट किया, बताइए कितना एग्जेम्प्ट? 1 लाख खर्च किया चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस में, बताइए कितना एग्जेम्प्ट होगा? बताइए बच्चों, 10 लाख मिले, 1 लाख खर्च किया, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक ही बच्चे का आंसर आया है मेरे पास, बाकी का नहीं आया। 10 लाख मिले प्रॉपर्टी से, 1 लाख खर्च किया, कितना एग्जेम्प्ट? बाकी बताओ। 2.5 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। 15% तो मिलता मिलता है प्रसाद, और जितना खर्च किया, चलिए जितना कहना उतना ही करना इस चैप्टर में, ज्यादा डीप नहीं, ऐसे तो लिमिट ही नहीं है किसी भी चीज करने की। नेक्स्ट मैं आपको लेके जा रहा हूं इस चैप्टर में, हाँ ये देखिए जरा, हाँ बहुत बढ़िया कुश अरोड़ा, अमेजिंग यार, वेरी गुड। 10 लाख मिले, बंदा कहता है 7 लाख खर्च किए, तो 7 लाख का 7 लाख एग्जाम, 15% भगवान जी का प्रॉफिट, भगवान जी का प्रसाद, 1.5 लाख वो, मान लो 6 लाख कह रहा है बंदा, चलो 6 लाख, 1.5 लाख वो, 7.5, आपकी टोटल इनकम बन गई 2.5, और 2.5 वैसे एग्जाम्प्ट है, हाँ 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 2.5 लाख वैसे एग्जाम्प्ट है, बिल्कुल सही, तो टैक्स हो गया 0, टैक्स हो गया 0। हाँ 87A की रिबेट नहीं होती इनके ऊपर, तो इनकी अगर इनकम 3 लाख भी होती तो टैक्स तो लगेगा। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अब आते हैं इनकी एनोनिमस डोनेशन, ये अच्छा पॉइंट है। गुप्त दान, अब क्या होता है गुप्त दान, जैसे वो मंदिर में ना दान की पेटी रखी हुई होती है मंदिर में, तो क्या गुप्त दान भी एग्जेम्प्ट होता है? पढ़ते हैं जरा, पढ़ते हैं गुप्त दान क्या होता है। Any voluntary contribution where a person receiving
सच कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द आइडेंटिटी। हाँ, गुप्त दान में बंदे का नाम नहीं पता होता और उसका ना ही नेम एड्रेस होता, तो ये गुप्त दान होता है। तो क्या गुप्त दान चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में, रिलीजियस ट्रस्ट में एग्जेम्प्ट होता है? गवर्नमेंट कहती है ना, गुप्त दान है, नंबर 2 का पैसा ना आ जाए। समझो बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करें, गुप्त दान दें, सुनो मेरी बात, 100 करोड़ का 100 करोड़ इनकम एग्जेम्प्ट, और पैसा नंबर 2 में वापस दे दें वो चेक के रूप में। ऐसा होता है दोस्तों, कैश मिला 100 करोड़ और वो चेक के रूप में किसी और फॉर्म में पहुंचा दिया बिजनेसमैन को। अब सुनिए, गवर्नमेंट कहती है गुप्त दान या एनोनिमस डोनेशन पे 30% टैक्स लगेगा अगर वो अमाउंट 5% ऑफ द टोटल डोनेशन और 1 लाख से ऊपर है। मान लीजिए टोटल डोनेशन मिली, एक क्वेश्चन ही करवा देता हूं, टोटल, और सेक्शन है 115 बीबीसी, 115 बीबीसी में टोटल डोनेशन मिली है 10 लाख, है ना? और एनोनिमस डोनेशन है 80,000। क्या टैक्स लगेगा बताना जरा? टोटल डोनेशंस जिसमें सारी डोनेशंस आ गई, 5%। एनोनिमस डोनेशन 80,000 है, बताइएगा क्या एनोनिमस डोनेशन पे टैक्स लगेगा? एक मिनिमम अमाउंट एनोनिमस डोनेशन का हो सकता है, उससे ऊपर मिलेगा तो टैक्स लगेगा। तो 5% तो टोटल डोनेशन कितना भाई? 10 लाख का 5%, 5 लाख, हाँ 50,000, और 1 लाख विच एवर इज हाइयर, और हाइयर अमाउंट कितना हुआ? 1 लाख। आपको मिली कितनी एनोनिमस? 80, अलाउड है, एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्सेबल नहीं होंगी। लेकिन अगर आपको एनोनिमस डोनेशन होती 180, इधर एनोनिमस डोनेशन होती 180, तो हम 10 लाख का 5 में 50 और 1, तो 1, तो हम 80,000 पर 30% टैक्स लगाते हैं। तो यही लिखा है कि एनोनिमस डोनेशन 5% से या 1 लाख से ऊपर मिले तो जो एक्सेस वाला होता है, देखो ये वर्ड एक्सेस, उस पर 30% टैक्स लगता है। ठीक है, तो यानी कि कह लीजिए कि 5% तक एनोनिमस डोनेशन या 1 लाख तक हो सकती है, विच एवर इज लेस, हाइयर, सॉरी, 5% ऑफ द टोटल डोनेशन और 1 लाख तक एनोनिमस ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो टोटल डोनेशन अगर 1 करोड़ है, बताओ कितनी एनोनिमस हो सकती है? बताओ, टोटल डोनेशन अगर 1 करोड़ है तो कितनी एनोनिमस हो सकती है? बताइए, टोटल डोनेशन अगर 1 करोड़ है तो कितनी एनोनिमस हो सकती है? जल्दी बताइए। टोटल डोनेशन अगर 1 करोड़ है तो कितनी एनोनिमस हो सकती है? 5 लाख। बहुत बढ़िया। टोटल डोनेशन अगर 5 लाख है तो कितनी एनोनिमस हो सकती है? 1 लाख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 लाख तो यानी कि एनोनिमस हो ही सकती है, या 5% विच एवर इज हाई। लेकिन एनोनिमस डोनेशन का कॉन्सेप्ट 2 जगह लागू नहीं होता। मंदिरों में लागू नहीं होता, मस्जिदों में, रिलीजियस ट्रस्ट पे लागू नहीं होता। मैं आपको अब एक चार्ट बना दूं, वन 115 बीबीसी 3 टाइप की चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं। एक तो होती है 100% रिलीजियस ट्रस्ट, सुनो सुनो, एक होती है 100% चैरिटेबल, और तीसरी होती है पार्टली रिलीजियस एंड पार्टली चैरिटेबल। जैसे रिलीजियस में क्या हो गया, मंदिर बना हुआ है उसमें जी खाली। 100% चैरिटेबल में एक हॉस्पिटल है जी, और पार्टली रिलीजियस में उनका मंदिर भी है, साथ में हॉस्पिटल भी है। गवर्नमेंट कहती है 115 बीबीसी का कॉन्सेप्ट मंदिर मस्जिद इन पे लागू नहीं होता, क्योंकि यहां तो गुप्तदान मिलता ही मिलता है। तो मंदिरों पे, मस्जिदों पे, गिरजाघर पे, गुरुद्वारे पे, या कोई और रिलीजियस ट्रस्ट पे एनोनिमस डोनेशन का काम होता है, वहां होता ही है। 100% चैरिटेबल में
गवर्नमेंट कहती है 115 बीबीसी लगेगा। यहां पर किस बात की एनोनिमसी, यहां पर किस बात का गुप्त दान? रिलीजन में तो कहा गया है गुप्त दान देते हैं कि लेफ्ट को दो, लेफ्ट हैंड दे, राइट हैंड को ना पता चले, राइट हैंड दे, लेफ्ट को ना पता चले। वहां गुप्त दान का प्रोविजन है, लेकिन गुप्त दान किस बात का? चैरिटेबल जगह पे जो गुप्त दान दे रहा है, ना 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 ना। अच्छा, पार्टली रिलीजियस पार्टली चैरिटेबल में भी गवर्नमेंट कह रही है, अगर आपकी, सुनिएगा, पार्टली रिलीजियस पार्टली चैरिटेबल में अगर हॉस्पिटल और स्कूल के संबंधित है या अदर केस में है, यहां पर सेक्शन 115 बीबीसी लागू होगा, यहां लागू नहीं होगा। समझो मेरी बात, बड़ा क्लियर बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं हूं, हम है तो क्या गम है। देखो जी, अगर आपको 100% रिलीजियस ट्रस्ट है, वहां गुप्त दान एक प्रैक्टिकल रियलिटी है, वहां पर गवर्नमेंट छेड़खानी नहीं कर रही कि जी गुप्त दान है 115 बीबीसी के अंतर्गत नहीं आएगा। वो नॉर्मल वहां पर वो 85% वाला फॉर्मूला लगा देना। फिर जब गुप्त दान इस पे नहीं आता 30% वाले में, तो 85% फॉर्मूला लगा देना उस पे, चंदे पे। अगर 100% चैरिटेबल है तो यहां पर 115 बीबीसी लागू होता है। 1 लाख तक रख लो या 5% तक, उससे ऊपर 30% टैक्स देना है। अच्छा, पार्टली रिलीजियस है, पार्टली चैरिटेबल है, अगर उनको कोई मेडिकल पर्पस और एजुकेशन पर्पस के लिए गुप्त दान मिलता है तो 115 बीबीसी लगता है। तो यहां पर भी लगता था देखो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मंदिर के पर्पस के लिए मिलता है, उनको अदर पर्पस के लिए मिलता है, वहां पर गुप्त दान का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, 85% वाला फॉर्मूला लगाएंगे वहां पर। क्लियर है तो बताओ, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी इतना काफी है। नई नई चीजें पढ़ रहे हो, लेकिन मिनिमम बता दिया जाए सो दैट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। यस करो, चलो यस तो करो, मोगैम्बो खुश होगा। चलो, अब बिजनेस इनकम की बात करें। मान लो कोई ट्रस्ट को बिजनेस इनकम आ रही है, वैसे तो बिजनेस इनकम जनरल पब्लिक यूटिलिटी में तो हो ही नहीं सकती, अगर है तो 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। लेकिन योगा में बिजनेस कर सकते हो, एजुकेशन में बिजनेस कर सकते हो, मेडिकल में बिजनेस कर सकते हो, मनाही तो नहीं है, लिखा है ना, बिजनेस इनकम भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन बिजनेस आपके ऑब्जेक्टिव से मिलता जुलता होना चाहिए। बताता हूं, मैं अभी समझा देता हूं, और किताबें अलग से बनानी है। अब जरा देखना, एक सेकंड। जैसे बेटा सुनो, मेरा योगा का काम है, योगा सिखाता हूं, लेकिन साथ में ना मैं योगा मैट्स भी बेचता हूं, योगा मैट्स, योगा की ड्रिंक्स, है ना, इस टाइप के काम भी करता हूं। योगा मैट्स भी बेचता हूं, योगा ड्रिंक्स भी बेचता हूं, है ना, इस टाइप से मैं दवाइयां भी बेचता हूं। तो गवर्नमेंट कहती है अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो आपके बिजनेस की इनकम भी कहीं ना कहीं इसी योगा के पर्पज से रिलेटेड होनी चाहिए। तो आगे ना, बिजनेस इज इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और सेपरेट किताबें रख लेंगे योगा मैट्स की, और जो योगा की मेडिसिन है, ड्रिंक्स बेचता हूं मैं। तो अगर आप बिजनेस करते हो कर लो, मनाही तो नहीं है, वो भी इनकम एग्जेम्प्ट कर देंगे 11 में, उसका भी 85% वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा ना यहां पर। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि वो बिजनेस आपके मेन ऑब्जेक्टिव से इर्द गिर्द हो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये सेक्शन 13 एक्सेप्शन है जी, यहां हम आपकी 11 और 12 छीन लेंगे, हम आपकी एग्जेम्पशन छीन लेंगे। देखो जी, एग्जेम्पशन छीनी जाएगी जब अच्छा काम करोगे, बुरा काम करोगे। बुरा काम करोगे, क्या बुरा काम किया? आपने इनकम का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए करना स्टार्ट कर दिया, पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं। मैंने कहा था ना आपको, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया, जब तो कहा बड़े बड़े डींगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। अब जब काम शुरू हो गया तो इनकम का बेनिफिट किसी पर्टिकुलर धर्म या व्यक्ति विशेष के लगाने लग गए, तो पिटाई होगी दोस्तों, छीन लेंगे। या ट्रस्ट बनाई गई थी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलर मुस्लिम के लिए, हिंदुओं के लिए, फिर आपको छूट नहीं मिलेगी बेटा। तो पहले केस में बनाई तो सबके लिए गई थी, लेकिन रास्ते से टेढ़ा हो गए।
अब पहले केस में बोल रहे बनी खाली मुस्लिमों के लिए, बनी खाली हिंदुओं के लिए, वो तो एग्जाम मिलेगा ही नहीं। या आपने इनकम 13-3 के लोगों में लगा दी, इनकम ट्रस्ट की 13-3 के लोग, भाई ये तो 13-3 के लोग हैं, ये 5 लोग, इनके लिए इनकम यूज मत करना, इनकम लगा दी ऑथर के लिए। भाई ऑथर पब्लिक है क्या? ये तो क्रिएटर है। या जिसने 50,000 से ऊपर चंदा दिया ज्यादा, उसका पैर दबवा रहे हो, गलत बात। ट्रस्टीज के लिए, मैनेजर के लिए, डायरेक्टर के लिए इनकम इस्तेमाल हो रही है, पर्सनल पैसा है क्या उनका? या इनके रिलेटिव्स के लिए, या एक ऐसी एंटिटी जिनके अंदर इन चारों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। मान लीजिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो पैसा लगा रही है XYZ फर्म में, और XYZ फर्म में मिस्टर एक्स जो है वो ट्रस्टी हैं, और इस फर्म के अंदर उनका SI है, तो इनडायरेक्टली आपने ट्रस्टी को बेनिफिट पहुंचा दिया। बात समझने देखो, लॉजिक समझो। आपका ट्रस्ट जो बनी है वो चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए बनी है, तो ना ऑथर के लिए पैसा यूज होगा, ना मेजर डोनर के लिए पैसा यूज होगा। डोनर डोनेशन देके पैसे को यूज कर रहा है तो गलत बात। ट्रस्टीज के लिए पैसा यूज नहीं होगा, रिलेटिव के लिए नहीं होगा, या ये ऊपर वाले लोग जिनका SI है किसी एंटिटी में, उस एंटिटी के लिए भी पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। ये लिखा है 13-3 के लोग। और फंड्स स्पेसिफाइड मैनर में इन्वेस्ट करने होते हैं आपको, जो आपके सरप्लस फंड्स बचते हैं ना, अगर वो आपने ढंग से इन्वेस्ट नहीं किए तो MMR पे टैक्स लगा देंगे। MMR, और MMR होता है 30% प्लस 37% सरचार्ज प्लस 4% HEC, 4 तो 30% प्लस 37% सरचार्ज प्लस 4% HEC, इसके लिए टैक्स, इस रेट पे टैक्स लगेगा। क्लियर बात? तो पहले किसी व्यक्तिगत धर्म, पर्सनल धर्म के लिए नहीं, ना बनी हो उसके लिए, ना स्पेसिफाइड पर्सन के लिए बेनिफिट में लगाना है, ना फंड्स को स्पेसिफाइड मैनर में इन्वेस्ट करना, नहीं तो MMR पे टैक्स लगा देंगे। अच्छा जी, ये है जी 12AA, मैं बता दूं, और उसके बाद चैप्टर फिनिश, पिक्चर खत्म, पैचा हजम। 12AA प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, जिसके पास भी आपने एप्लीकेशन दी है पंजीकरण के लिए, क्योंकि बिना पंजीकरण के आपको एग्जेम्पशन मिलनी नहीं, ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, इंफॉर्मेशन मंगवाएगा, जेन्युइननेस ऑफ द एक्टिविटीज। भाई आप योगा करनी है, जरा बताना तुम्हारे योगा ट्रेनर कौन है? क्या जी सचिन गुप्ता सर हैं जी योगा ट्रेनर? क्या बताओ, उनकी हिस्ट्री बताओ। सचिन गुप्ता सर हैं तो सही, कैसे योगा करते हैं, क्या करते हैं, कि एक बार किया था वो अटक ही गए उसके बाद, तो प्रूफ तो मांगेंगे। दूसरा, दूसरे लॉ का कंप्लायंस। हाँ, अगर आप कोई एनवायरमेंट का काम करते हो तो क्या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आपने अपनी कंप्लायंसेस कर ली है पूरी? समझिएगा, मतलब जो भी है, तो आपकी एक्टिविटी जेन्युइन है या नहीं है, दूसरे लॉ का कंप्लायंस का आपने किया नहीं किया, वो सब कमिश्नर आश्वस्त, कमिश्नर आश्वस्त भी तो होना चाहेगा कि आप जो एक्टिविटीज करोगे वो सही है गलत है। उसके बाद फिर वो पास ऑर्डर करेगा रजिस्ट्रेशन करने का, या असमन नहीं भाई उसके, तो भैया रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर, वो बोलेगा ना ना ना, योगा करके दिखाओ, और हमने योगा स्टार्ट कर दिया यूं यूं यूं, बोलते ये क्या योगा है? ये मैंने कहा ये तो योगा है। वो समझ जाएंगे कि ये फ्रॉड एसोसिएशन है, वो रजिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है, और ना रजिस्टर करने से पहले सुनवाई का मौका मिलेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका मिलेगा। अच्छा, जो भी ऑर्डर है, चाहे आपको ग्रांट होता है या रिफ्यूजल का होता है, वो 6 months फ्रॉम एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड। तो अगर एप्लीकेशन अप्रैल 19 में रिसीव हुई है, 15 अप्रैल को बताना आपको जवाब कब तक मिल जाएगा। तू हां कर या ना कर, तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू
तेरा ननन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। टन 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 टन। चलो बताओ दोस्तों, जवाब कब तक मिल जाएगा? गलत जवाब है। हाँ, 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ। अप्रैल एंड के बाद 6 महीने, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। एक नालायक ने भी सही नहीं बोला, सारी के सारी नालायक हैं। 6 months from end of the month in which application was received। एप्लीकेशन 15 अप्रैल को मिली है, अप्रैल खत्म, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2019 तक हाँ या ना हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो, आपको ऑर्डर मिल गया रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद पता चला कि तुम भटक गए हो रास्ते से, फिर हम आपका कैंसिल कर देंगे। तो पहले ही पता था ये भटके हुए हैं। अब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अरे वे 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ। कुश, लव कुश, अप्रैल खत्म, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ, तो 6 months फ्रॉम 30 अप्रैल है। नेक्स्ट, तो अगर बाद में पता चला तो हम आपकी ट्रस्ट की ऑर्डर को रजिस्टर, पहले तो रजिस्टर ही नहीं करते, अगर पहले पता लग जाए बाद में कैंसिल कर देंगे। ये पढ़ लीजिएगा बस। तो इतना मुझे लग रहा है आज के लिए काफी नहीं है, इस ब्रेक से पहले के लिए काफी है। अब हम ऐसा करेंगे, एक 10 मिनट की ब्रेक लेंगे और बच्चों उसके बाद हम पहुंचेंगे टैक्सेशन ऑफ अदर पर्सन, क्योंकि मैंने कहा ना पार्ट 7 में हमें ये काम करना है, तो टैक्सेशन ऑफ अदर पर्सन का काम करेंगे। तो दोस्तों इतना मीन टाइम आप भी लीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा स्वीट सा नोनू सा लवी लवी ब्रेक, और मैं भी लेता हूं ब्रेक। कॉर्पस डोनेशन मैं बताता हूं दोस्तों, चलो गुड पॉइंट, आई विल टेल यू आफ्टर द ब्रेक। तो अभी हम मिलेंगे 15 मिनट के अंदर। दोस्तों आराम से रिलैक्स होइएगा, सो मत जाना दोस्तों, वापस आना है। Welcome back friends after the break. I hope you took a good break and now rearing to go. पार्ट 7 हमारा चल रहा है मिसलेनियस टॉपिक्स का, और जिसके अंदर अभी ब्रेक से पहले हमने किया चैरिटेबल ट्रस्ट, और अब करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ अदर पर्सन, चैप्टर नंबर 17। नंबरिंग आपकी ऊपर नीचे हो सकती है बट मुद्दा तो वही है, असेसमेंट ऑफ अदर पर्सन। तो इसमें हम असेसमेंट्स किसकी करने वाले हैं? ट्रस्ट की असेसमेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम ये मोटा मोटा HUF, फर्म, LLP, AOP, BOI, नॉन रेजिडेंट्स, इनके बारे में पढ़ने वाले। इंडिविजुअल का टैक्सेशन तो हम करते ही आए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है इंडिविजुअल के टैक्सेशन में तो हमने महारत हासिल कर ली। ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल में वो ROR, NOR हो, टैक्स रेट्स हो, वो सब हमने किया है। अब हम बात करने वाले हैं फर्म की और HUF की मेजरली। हाँ जी, HUF की इनकम मैंने बताया अगर आपको मिलती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, और HUF में क्लबिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है, याद रखिएगा क्लबिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है 64(2) में। क्या मतलब? अगर कोई मेंबर अपनी पर्सनल एसेट, अपनी एसेट HUF को गिफ्ट कर देता है, तो वो HUF को जो उससे इनकम आती है वो उस मेंबर के हाथ में क्लब हो जाती है 64(2) के अंतर्गत। तो ये याद रखिएगा कि HUF की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, HUF का शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है 10 क्लॉज 2 में। दोबारा बोलता हूं, दोबारा रिपीट करता हूं, कुछ बातें दिमाग से निकल जाती हैं। HUF एक सेपरेट पर्सन है। चलो जी, HUF के बारे में बात करते हैं पहले, आइए दोस्तों। हाँ जी, HUF का भी ऐसे टैक्सेशन तो हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स करा था ना, जब हमने किया था
बेसिक कॉन्सेप्ट चाहे मेरे साथ ना किया हो, कभी प्रैक्टिकली हमने फेस टू फेस में किया हो। हाँ जी, तो HUF की जो सेपरेट पर्सन माना जाता है, और टैक्स रेट्स कौन से लगाते हो, 2.5 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है, प्लस स्लैब रेट्स लगते हैं। हाँ जी, और स्पेशल रेट्स, जो स्पेशल रेट्स हैं वो तो सभी के लिए सेम है। एग्जाम्पल 112, 111A, 112A एक्सेट्रा, वो तो कॉमन ही है। इनके 87A की रिबेट नहीं मिलती। शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट HUF को मिलती है। शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट अलाउड अगर HUF रेजिडेंट है। HUF अगर रेजिडेंट है, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है। यानी कि आपकी अगर स्लैब इनकम 2.5 लाख से कम है तो वो आप शिफ्ट कर दीजिएगा। और शिफ्टिंग कैसे होती है वो मैं इस चीज को रिपीट नहीं कर रहा। अच्छा, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट के बाद बच्चा पार्टी हम बात करेंगे, हाँ, सरचार्ज सेम एज इंडिविजुअल, सेम एज इंडिविजुअल, वही जैसे 10%, 15%, 25%, 37%, ये HUF का टैक्सेशन है। 7वां 4% HEC एप्लीकेबल, 4% HEC एप्लीकेबल। लिखते रहिएगा, फटाफट लिखते रहिएगा, ये चैप्टर हमारा आज फिनिश करना है। हाँ जी, 8th पॉइंट, 8th पॉइंट बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। शेयर ऑफ इनकम received by members out of HUF इनकम। ये HUF इनकम वो नहीं है जो एसेट आपने ट्रांसफर करी है, उनको शेयर ऑफ, हाँ, वो एग्जेम्प्ट होता है मेंबर के हाथ, एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ मेंबर अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2। बट अगर कोई, वही वाली बात, मेंबर अपनी सेल्फ एसेट गिफ्ट करता है HUF को, HUF को इनकम आती है, वो इनकम मेंबर के हाथ में क्लब हो जाती है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होती अंडर सेक्शन 64(2). अच्छा, दाया भागा HUFO या मिताक्षरा सिस्टम और HUFO दोनों ही इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है, सेपरेट पर्सन माना जाता है। तो ये प्रमुख 9 पॉइंट्स हैं HUF के, जो आप चाहे, मैं जो आपको कॉपी करने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। दोबारा रिपीट करें, सेपरेट पर्सन है, 2.5 लाख एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है, स्लैब रेट लगते हैं, स्पेशल रेट्स लगते हैं, 87A रेट नहीं मिलती, शिफ्टिंग और एग्जेम्पशन लिमिट है अगर HUF रेजिडेंट है, सरचार्ज लगता है 10, 15, 25, 37, वो इंडिविजुअल, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। शेयर ऑफ इनकम मेंबर को जो मिलती है HUF से हाथ में, वो एग्जेम्प्ट होती है। और मेंबर जो अपनी खुद की खरीदी हुई एसेट HUF को देता है, वो उसका हम क्लबिंग 64(2) में करते हैं। आइए जी नेक्स्ट, अब आ रहे हैं जी हम टैक्सेशन ऑफ फर्म पे। अब आ रहे हैं, कॉपी करिएगा, 10 सेकेंड और दे रहा हूं। अब आ रहे हैं हम टैक्सेशन ऑफ फर्म पे। अच्छा जी, फर्म को भी इनकम टैक्स में सेपरेट पर्सन माना जाता है, सेपरेट पर्सन है। फर्म का जनरल टैक्स रेट क्या है बताइए जी। और फर्म में दो चीजें आती हैं, LLP और पार्टनरशिप फर्म। जनरल टैक्स रेट बताइएगा दोस्तों, जनरल टैक्स रेट, फर्म का जनरल टैक्स रेट बताइएगा, 30%। बहुत बढ़िया। नो एग्जेम्पशन लिमिट, नो स्लैब रेट्स, नो एग्जेम्पशन लिमिट, नो स्लैब रेट, कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं, कोई स्लैब रेट नहीं है। स्पेशल रेट की इनकम चलेंगी, वो तो आप पे भी है, सब पर है। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%,
इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, सरचार्ज 12% है अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाती है। अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो रिसीव होता है बाय पार्टनर इज एग्जेम्प्ट इन दी हैंड्स ऑफ द पार्टनर अंडर 10(2)(a। जैसे HUF की इनकम एग्जेम्प्ट होती है ना मेंबर के हाथ में, उसी प्रकार से अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है दोस्तों, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है पार्टनर को, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है 10(2)(a के अंतर्गत। ठीक है, चल नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है डिस्कशन का वो है 7 सेक्शन 40 B certain expenditure is disallowed to firm। 40B के अंदर कुछ ऐसा खर्चा है, ये PGBP का सेक्शन है, जो हम कहते हैं खर्चे को फर्म के हाथ में माइनस करना अलाउड नहीं है। तो जरा दोबारा से रिपीट करें। पहले एक सेपरेट पर्सन है 2 क्लॉज 31 में फर्म का जनरल टैक्स रेट 30% है, नो एग्जेम्पशन लिमिट और स्लैब रेट। स्पेशल रेट्स लगते रहेंगे वही 112, 112A, 11111A, अनडिस्क्लोज इनकम, सारे स्पेशल रेट्स हैं। खर्चा 12% पे है अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो। शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर को मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। 40B ये वैसे तो चैप्टर PGBP से है, अगर फिर मैं वही वाली बात आपसे पूछूंगा आप बोलोगे किया नहीं, तो फिर भी मैं बता दूंगा। तो 40B जो है ना ये PGBP का सेक्शन है और ये कहता है कुछ खर्चे अगर फर्म दे रही है, ये खर्चे होते हैं रिलेटेड टू पार्टनर्स, रिलेटेड टू पार्टनर। तो पार्टनर से संबंधित अगर आपका कोई खर्चा है स्पेसिफाइड वाला, उसकी हम डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। आइए जरा, तो मैं अब एम बात पे आ रहा हूं 40B के ऊपर। आइए जरा 40B कहता क्या है, तो बुक में ही आ जाइएगा। आइए जी, बुक में ही आ जाइएगा बच्चों, जरा देखिएगा। पार्टनर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म which is assessed as such shall be exempt from tax। कौन सा सेक्शन? 10(2)(a। तो पार्टनर्स को 10(2)(a में जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर इज बिजनेस इनकम। अच्छा, जो पार्टनर्स को ब्याज और सैलरी, बोनस, कमीशन फर्म से मिलता है वो PGBP में दिखाते हैं। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 28। तो पार्टनर को जो फर्म से मिलता है वो पार्टनर अंकल सेक्शन 28 में PGBP में दिखाते हैं। PGBP क्योंकि वो सैलरी नाम की है, काम की नहीं है। दे आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म, दे आर ओनर्स ऑफ द फर्म। हाँ, ये पॉइंट मैं बताऊंगा बाद में। अब जरा देखिएगा, 40B कहता है, PGBP का सेक्शन है, इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड PGBP फॉलोइंग अमाउंट शैल बी डिसअलाउड। ये अमाउंट हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्या 40B छीनता है? जरा देखें। अगर आप सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं या और कोई रेम्यूनरेशन देते हैं नॉन वर्किंग पार्टनर को, काम ना काज दुश्मन अनाज, काम ना काज का दुश्मन अनाज का। बंदा क्या है? बंदा क्या है? सुनिएगा मेरी बात, एक सेकंड बच्चों। बंदा क्या है? नॉन वर्किंग पार्टनर है, NWP, नॉन वर्किंग पार्टनर। काम करता नहीं है दोस्तों, काम करता नहीं है और ऊपर से सैलरी लेता है, बोनस लेता है। गवर्नमेंट कह रही है उसको सैलरी बोनस जो दी जा रही है बाय द फर्म, उसका इंजेक्शन नहीं लगेगा, P&L अकाउंट से वो माइनस नहीं होगा। यानी कि उल्टा कर दो, अगर आप वर्किंग पार्टनर को दे रहे हो इंटरेस्ट, सैलरी, अच्छा सॉरी, यानी कि अगर आप सैलरी, बोनस, कमीशन वर्किंग पार्टनर को दे रहे हो तो अलाउ कर देंगे, नॉन वर्किंग को अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो
किसी भी पार्टनर को, एनी पार्टनर 12% सिंपल इंटरेस्ट से ऊपर, तो हम डिसअलाउ कर देंगे एक्सेस वाला। तो अगर आप अप टू 12% ब्याज देते हो पर एनम पूंजी निवेश पर, तो अलाउ कर देंगे इंजेक्शन, समझो मेरी बात, माइनस करना अलाउ कर देंगे। और एक्सेस ओवर 12% डिसअलाउड हो जाएगा। तो अगर 1 लाख का पूंजी निवेश किया है एक पार्टनर ने, तो 12% अगर साधारण ब्याज लगाएं तो बनता है 12,000 रुपए लाख रुपए पे। तो अगर 13,000 का ब्याज दे रहे हो ना, तो 1,000 रुपए की डिडक्शन नहीं मिलेगी। पहले ये बात समझ आ रही है? यहां तक मैं रुक गया हूं, प्लीज पूछिए। हाँ जी, ये ड्यू पे होता है या पेड पर, वही डिपेंड्स करता है आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग पर। आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है? तो आप ड्यू पे लेते हो तो 12% तक लेना, पेड पे लेते हो तो 12% तक लेना। वो तो आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे डिपेंड करेगा। आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे डिपेंड करेगा कि आपकी मेथड अकाउंटिंग क्या है। चलिए, तो दोबारा बोलते हैं, अगर आप सैलरी देते हो नॉन वर्किंग पार्टनर को, बोलो बच्चों अलाउड नॉट अलाउड, बताओ सैलरी देते नॉन वर्किंग पार्टनर को, अलाउड नॉट अलाउड, जल्दी बताइए। सैलरी दे नॉन वर्किंग पार्टनर को, अलाउड नॉट अलाउड, बहुत बढ़िया। अगर आप इंटरेस्ट देते हो 12% तक किसी भी पार्टनर को, बताओ इंटरेस्ट देते हो 12% तक किसी भी पार्टनर को, अलाउड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आप अब सुनो, वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, बताओ अलाउड नॉट अलाउड। वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, अलाउड नॉट अलाउड, बताओ। वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड। लेकिन उसमें भी स्यापा है, रेम्यूनरेशन दे रहे हो वर्किंग पार्टनर को, जिसने पीजीबीपी कर लिया है ना उनको तो समझ आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उन नलायकों के लिए है। सो रेम्यूनरेशन दे रहे वर्किंग पार्टनर को, वो डिसअलाउड है। अरे अभी तो बोला सर रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर अलाउड है, या आपने बोला नॉन वर्किंग पार्टनर को देना नॉट अलाउड है, तो उल्टा मतलब निकालिए कि वर्किंग पार्टनर को तो अलाउड है। भाई अलाउड का मतलब क्या है? सुनो मेरी बात, मैंने एक बच्चे को तो बोला तेरी क्वेरी तो लूंगा ही नहीं, एक बच्चे को तो बोला तेरी क्वेरी तो लूंगा नहीं, खुश अरोड़ा कहता है मेरी तो लोगे, मैं तो उसमें नहीं आता। मैंने कहा हाँ बेटा तेरी तो लूंगा क्वेरी। सुबह भी फोन कर रहा है, शाम को भी फोन कर रहा है, रात को भी फोन कर रहा है, 10 दिन तक फोन पे फोन करे जा रहा है। मैंने कहा भाई क्वेरी लेने के लिए कहा था, तुमने तुम टेंशन दे दी मुझे। तो सरकार क्या कह रही है? भाई वर्किंग पार्टनर को आप रेम्यूनरेशन दे तो दो, लेकिन वो अप टू लिमिट है, अगर ग्रेटर देन लिमिट से चली गई वो भी डिसअलाउड हो जाएगी। अच्छा, तो नॉन वर्किंग पार्टनर को तो सैलरी देना वर्जित है, आप दे दो लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप वर्किंग को रेम्यूनरेशन दे दो लिमिट से ऊपर नहीं। और वो लिमिट क्या है? वो लिमिट का चार्ट ये है, और लिमिट का चार्ट क्या है? 3 लाख तक का ये बुक प्रॉफिट, बताऊंगा अभी क्या चीज है। ये बुक प्रॉफिट एक नोशनल अमाउंट होता है, नोशनल अमाउंट। उस पे सुनो सुनो, 3 लाख का बुक प्रॉफिट है या लॉस है तो 1.5 लाख तक मिलेगी डिडक्शन, इंजेक्शन, सुनो सुनो, या 90% बुक प्रॉफिट विच एवर इज हाइयर। ये अलाउएबल रेम्यूनरेशन टू ऑल वर्किंग पार्टनर है इन अ प्रीवियस ईयर। ऑल वर्किंग पार्टनर इन अ प्रीवियस है, सारे के सारे गामा को लेकर गाने चले। तो ये सारे के सारे वर्किंग पार्टनर्स को मिलाकर एक साल में 1.5 लाख तक, अगर आपके बुक प्रॉफिट 3 लाख तक है, या 90% विच एवर इज हाइयर। अगर आपका बैलेंस बुक प्रॉफिट ग्रेटर देन 3 लाख है, तो 60% ऑफ द अमाउंट ग्रेटर देन 3 लैक्स के ऊपर, वो 60% ऑफ द अमाउंट ग्रेटर देन 3 लैक्स के ऊपर अलाउड है। अब जरा देख लें, आइए जरा आंसर देना, आंसर देना। रेम्यूनरेशन ऑफ ₹2 lakhs टू नॉन वर्किंग पार्टनर। आप ट्रीटमेंट बताना फर्म का। मैं दोबारा से बना रहा हूं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, एक सेकेंड बच्चों, जरा देखना, एक चार्ट बना लेना। पर्टिकुलर्स फर्म
पार्टनर। हाँ जी, रेमुनरेशन ऑफ 1.5 लाख टू नॉन वर्किंग पार्टनर। बताओ फर्म के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा, पार्टनर के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? हाँ जी बताइए, फर्म के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा और पार्टनर? फर्म के लिए तो खर्चा है और इनकम है पार्टनर के लिए। इनकम में जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, एक्सपेंस इनकम से माइनस होगा नहीं होगा? बताइए, फर्म क्या 1.5 लाख रुपए के खर्चे को अपने पीएनएल में दिखा सकती है? फर्म क्या 1.5 लाख रुपए को अपने पीएनएल में दिखा सकती है? पीजीबीवी से माइनस कर सकती है? नॉट अलाउड, डिसअलाउड। अब पार्टनर क्या अपने पीजीबीपी में दिखाएगा 1.5 लाख रुपए? क्वेश्चन ये बताओ, पार्टनर क्या पीजीबीपी में दिखाएगा 1.5 लाख रुपए? क्वेश्चन ये, पार्टनर क्या पीजीबीपी में दिखाएगा? एग्जेम्प्ट क्यों? जब फर्म माइनस नहीं कर पाई तो यहां माइनस नहीं हुआ तो यहां प्लस भी नहीं होगा। वहां माइनस होता तो इधर प्लस होता, यहां माइनस होता तो वहां प्लस होता। मैं समझाता तो समझ आती, जब मैंने समझाया नहीं तो आपको समझ नहीं आया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 14% ऑफ ₹1,40,000 पेड टू पार्टनर। बताओ कितना इंजेक्शन लगेगा फर्म के हाथ में? हाँ जी, बात 14% पे 1,40,000 का, 14% पे 1,40,000 का ब्याज दिया है जी। 14% पे 1,40,000 का ब्याज दिया है जी। 14% पे 1,40,000 का ब्याज दिया है जी। कितना फर्म माइनस कर पाएगी? बताओ जी, फर्म कितना माइनस कर पाएगी या कितना माइनस नहीं कर पाएगी? आप सोच के बताइएगा। 14% पे 1,40,000 का ब्याज दिया है जी, फर्म कितना माइनस कर पाएगी जी? अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फर्म माइनस कर पाएगी 1,20,000 अलाउड, 20,000 डिसअलाउड। क्योंकि 14% 1,40,000 का ब्याज है। ये 140 का कैपिटल नहीं है, ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 14% ऑफ ₹140। ऑन ₹140 नहीं बोला बेटा, ऑन ₹140 नहीं बोला बेटा, ऑफ ₹140। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 14% ऑफ ₹140। इंटरेस्ट 1,40 का है। फर्क लैंग्वेज में देखना। बाकी मर गए क्या? कहां रह गए भाई? आशीष ये तो कब से चुप बैठा है, कभी तो बोल बेटा। काजल, मैथिली बताओ, सबसे बोलने वाली लड़की मैथिली। शरण गुप्त, नेहा, एक है प्रासादिविशा, ये कौन आ गया भाई? विशाल, सॉरी विशाल। कुछ बच्चे बोले जा रहे हैं, बाकी तो लग रहा है झंड है जिंदगी उनकी, ऐसा लग रहा है मुझे। है काजल, ये वीडियो ऑन करवानी चाहिए तुम लोगों के, तुम ऑन करके भाग जाते हो। बताओ जी, कुश अरोड़ा, अरे नलायकों बता दो यार, ट्रीटमेंट बता दो, पार्टनर के हाथ में क्या होगा? पीजीबीपी में 1,40,000 रुपए का ब्याज मिला है, 1,40,000 का ब्याज मिला है, कितना जुड़ेगा कितना नहीं? लो जी, 1,20,000 पीजीबीपी में आएगा और 20,000 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस हुआ तो ये प्लस हो गया, ये माइनस नहीं हुआ तो ये प्लस भी नहीं हुआ। लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। जो माइनस होगा फर्म के हाथ में वो टैक्स नहीं लगा, जो बच गया मम्मी पापा से पिटाई से
मैं पिटाई करूंगा और मम्मी पापा ने पिटाई करके भेजा तो मैं छोड़ दूंगा। पिटाई एक बार तो होनी है दोस्तों, बात समझने की कोशिश करो। हाँ, जो फर्म के हाथ में माइनस है वो पार्टनर के हाथ में प्लस है। चलो अब बताओ, रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर 2 lakhs और लिमिट अभी निकालना सिखाऊंगा। लिमिट है मान लो 1,70,000। कितनी डिडक्शन फर्म को मिलेगी और कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, बताओ जी। देखो जी, वर्किंग पार्टनर को जो रेम्युनरेशन मिलेगी ना, डिडक्शन 170 की डिडक्शन अलाउड है और 30,000 डिसअलाउड है। ये 170 कैलकुलेटेड है बुक प्रॉफिट पे, ये बुक प्रॉफिट नहीं है, ये कैलकुलेटेड है। ये 170 कैलकुलेटेड है, लिमिट ऑफ बुक प्रॉफिट ये 170 कैलकुलेटेड है। तो 1,70, अब 1,70 ही यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा और ये 30,000 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बोलो भाई, मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया। बोलो भैया। कोई नहीं, आज फिर हम पार्ट 7 में पार्टनरशिप को ही डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, पार्टनरशिप को ही डिटेल में करेंगे। बढ़ूं आगे? क्लियर हो तो बोलो, क्लियर है तो बोलो। बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आ जाओ इस पॉइंट पे। एक पॉइंट ये पढ़ना जरा, ये पॉइंट पढ़ो, रीड दिस पॉइंट, रीड दिस पॉइंट। कह रहे हैं जी, वर्किंग पार्टनर को रेम्युनरेशन दे तो देंगे और इंटरेस्ट 12% तक दे तो देंगे। दो एडिशनल कंडीशन और है, दो एडिशनल कंडीशन और है। क्या? ऑथराइज्ड अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा वर्किंग कैपिटल को रेम्युनरेशन देनी है, पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है कि इंटरेस्ट देना है, तो फिर भी अलाउड नहीं होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट अलाउड नहीं होते 12% और रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, इसके लिए पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं है ना तो अलाउड नहीं है। और दूसरी बात, प्रायर पीरियड अलाउड नहीं है, प्रायर पीरियड अलाउड नहीं, यानी कि प्रोस्पेक्टिव होनी चाहिए। सुन लो बताता हूं, प्रोस्पेक्टिव होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टिव। अरे सुनो, छोटी सी बात देखो, आपके पार्टनरशिप डीड में अप्रैल से दिसंबर लिखा ही नहीं था ब्याज देने की बात, अप्रैल से दिसंबर ब्याज देने की बात लिखी नहीं थी। सुन रहे हो ना भाई, अप्रैल से दिसंबर ब्याज देने की बात ही नहीं लिखी हुई थी। जनवरी में आपने पार्टनरशिप डीड अमेंड किया, जनवरी में पार्टनरशिप डीड अमेंड किया और कहा रेट्रोस्पेक्टिवली अप्रैल से ब्याज देंगे। अप्रैल से दिसंबर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा था ब्याज देने की बात, लेकिन जनवरी में पार्टनरशिप डीड अमेंड करी और उसमें लिख दिया कि पूरे 12 महीने का ब्याज देंगे। तो आप बताओ, इंजेक्शन ब्याज का कितने महीने का लोगे? बताओ, इंजेक्शन कितने महीने का लोगे? इंजेक्शन कितने महीने का लोगे? बताओ बच्चों। जनवरी से दिसंबर कुछ नहीं लिखा था, साइलेंट थी। तो जैन से दिसंबर पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट, जनवरी से अमेंडमेंट करी और फुल ईयर का इंटरेस्ट दे रहे हैं। बताइए जी, कितने महीने की डिडक्शन मिलेगी? खाली 3 महीने की, जनवरी ऑनवर्ड्स, प्रोस्पेक्टिव।
प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, जनवरी दिसंबर नहीं मिलेगा। ये वही वाली बात हुई, सुनो, आपने क्लासेस ली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, 40 क्लास के 40,000 रुपए लिए उन्होंने, 40 क्लास के 40,000 रुपए लिए हैं। अब 30 क्लास के बाद वो कह रहे हैं जी फीस 50,000 हो गई। आप कह रहे हो भाई देख 30 क्लासें हो चुकी हैं, उसके कोई फीस चेंज नहीं हो सकती, आगे की कोई फीस चेंज करनी है तो आप बताओ, ठीक है। नेक्स्ट, और फर्म को फर्म जब माना जाएगा, सुनिएगा, फर्म को फर्म जब माना जाएगा जब एक इंस्ट्रूमेंट होगा, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर पार्टनरशिप डीड का रिटर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उसको फर्म का दर्जा नहीं मिलेगा। और शेयर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हर पार्टनर का उस डीड में मेंशन होना चाहिए, नहीं तो फिर हम असेसमेंट फर्म को फर्म कैसे मान लेंगे। तो फर्म को फर्म मानने के लिए पहली कंडीशन 184 के अंतर्गत पार्टनरशिप डीड में एविडेंस होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए और हर पार्टनर का शेयर मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डीड शैल अकम्पनी द फर्स्ट रिटर्न। अब रिटर्न्स आना की अनेक्शर्ड लेस है, अनेक्शर्ड लेस है तो आपको डीड अटैच करने की जरूरत अब नहीं है। नेक्स्ट, अब सुनो, अगर 184 सेक्शन की लाज नहीं रखी, 184 को कंप्लाई नहीं किया, आ गया ना, फर्म फेल्स टू फुलफिल अफोर्सेड कंडीशन, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द फर्म ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन paid by firm to any partner, and such interest, salary, bonus, commission shall not be chargeable to tax under the hands of the partner। अगर कोई डीड नहीं है ना, या शेयर मेंशन नहीं है तो 40B सारा ही डिसअलाउ कर देगा, ऑल डिसअलाउ कर देगा। 40B में तो कुछ अलाउ था ना, अब आपका 40B नहीं लगेगा तो सारा ही डिसअलाउ हो जाएगा। हाँ, फिर पार्टनर के हाथ में सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो पार्टनरशिप फर्म का दर्जा मिले, पार्टनर्स को भी फायदा मिले और डिडक्शंस भी मिले, तो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए और इंडिविजुअल शेयर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और ये तो इंपॉर्टेंट, ये हाँ, ये देखिए जरा, ये देखिए, हर पर्सन हु वाज, ये टैक्स की एरियर्स हैं जी, सुनो जी, टैक्स एरियर्स हैं, मोटा मोटा बता देता हूं, 2017 के, 18 के। तो जो भी बंदा इस वक्त इस 17-18 में पार्टनर था, चाहे वो रिटायर भी हो चुका है, उनकी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवियर है। यानी कि अगर टैक्स पेंडिंग है किसी साल का, है ना, लिखा तो है, देखिए, वेयर every person who was during the previous year partner of a firm and the legal representative of such person who is deceased shall be jointly and severally liable। तो अगर वो रिटायर्ड हो चुका है वो अभी भी लायबल रहेगा उस साल के लिए, मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस वक्त के टैक्स के लिए लायबल होगा जिस वक्त वो पार्टनर था और जिस वक्त टैक्स एरियर्स था। अब मैं आपको एक बात बता के आज की कहानी खत्म करेंगे, ये बुक प्रॉफिट क्या है, जरा आइए जरा, क्योंकि बुक प्रॉफिट दिया हुआ है, सुनो जी, बुक प्रॉफिट दिया हुआ है, आप लोग बताना, 1 लाख रुपए। बताओ मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ रेम्यूनरेशन टू ऑल वर्किंग पार्टनर कितनी होगी, करके बताओ जरा। अगर आपको 1 लाख बुक प्रॉफिट दिया हुआ है तो सारे के सारे वर्किंग पार्टनर्स को कितनी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हो, बताओ बच्चों, बताओ। अगर आप बताओ भैया, अगर बुक प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, बहुत बढ़िया, 1.5 लाख रुपए और 90% ऑफ 1 लाख, विच एवर इज हाई, और बेटा 1.5 लाख तक दे सकते हो सारे के सारे वर्किंग पार्टनर्स को मिलाकर 1 साल में। अच्छा, आपका लॉस है जी 1 लाख रुपए, बुक प्रॉफिट की जगह बुक लॉस है, बताओ कितनी रेम्यूनरेशन दे सकते हो सारे वर्किंग पार्टनर्स को मिला के। आपका बुक लॉस है, ये नोशनल फिगर है, ये जो बुक प्रॉफिट है ना, ये भी बताऊंगा, नोशनल फिगर है, ये कैसे आता है ये भी बताऊंगा, फिर वो लास्ट टॉपिक होगा, नोशनल अमाउंट है। बताओ जी कितनी दे सकते हो अगर आपका बुक लॉस है 1 लाख रुपए। अगेन 1.5 लाख रुपए और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, वो 0 हो गया,
तो 1.5 लाख रुपए, तो यानी कि 1.5 लाख तो सारा मरे से मरा हर सिचुएशन में रेमुनरेशन दे सकते हो। हाँ जी, बुक प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, बताओ। बुक प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, बुक प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, बताओ जी कितनी रेमुनरेशन दे सकते हो? 2 लाख रुपए बुक प्रॉफिट है जी, बहुत बढ़िया। 90% ऑफ 2 लाख 180 और 1.5 लाख 1,80,000। अच्छा जी, बुक प्रॉफिट है 5 लाख, स्लैब्स बनाओ 0 से लेकर 3 लाख, 1.5 लाख और 90% ऑफ 3 लाख, विच एवर इज हाइयर, और ये बन गया आपका 2,70,000। 3 लाख से ऊपर 2 लाख है, उसका 60%, 1,20,000। बहुत बढ़िया कुश, 3,90,000, 3,90,000। अच्छा, अब बुक प्रॉफिट क्या है ये भी बता दूं। बुक प्रॉफिट ये वैसे पीजीबीपी चैप्टर आप करोगे ना, उसमें डिटेल्ड है, डोंट वरी, फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूं। प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी प्रोविजंस, जो आपके पीजीबीपी प्रोविजंस के हिसाब से 28 से लेकर 44 सेक्शन के अंतर्गत प्रॉफिट निकालना है, उसमें ऐड कर देना बस रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर इफ ऑलरेडी डेबिटेड, इन पीएनएल अकाउंट, बस। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, ये भी होता है, इसको ये भी कह सकते हैं। बुक प्रॉफिट इज प्रॉफिट जो वर्किंग पार्टनर को सैलरी देने से पहले का है। बुक प्रॉफिट को हम कह सकते हैं प्रॉफिट जो वर्किंग पार्टनर को सैलरी देने से पहले का है, वो बुक प्रॉफिट है। डिटेल डिस्कशन पीजीबीपी चैप्टर में है इसकी, आप जब वहां पर कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कुछ अरोड़ा वी नीड टू रिमेंबर नॉट ऑल द सेक्शंस बट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, सारे करोगे तो फिर आप टीचर ही बन जाओगे। चलिए, तो मुझे लगता है आज की कहानी इतनी ही, फिर मिलेंगे। और अब अपने 8वें और अंतिम मिसलेनियस इशू में हम टैक्स रेट्स ऑफ कंपनी और टैक्स रेट्स ऑफ एओपी बीओआई को निपटाएंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं वो लिस्ट की जो बात कर रहे हो, आप लोगों की लिस्ट कौन सी होगी, कैसी होगी, वो जब हम रिवीजन करेंगे उसमें मैं बता दूंगा कि भाई ये हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये हमारे नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अब ये मान लीजिए कि थोड़ा सा अपने आप भी प्रोएक्टिव रहिए, थोड़ा सा लास्ट ईयर के पेपर्स देखिए, क्या क्या चीजों में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, ये सब चीज भी देखिएगा। चलिए दोस्तों, मैं तो अवेलेबल हूं फोन कॉल पे हमेशा आप लोगों के लिए, कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पर डिस्कस कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं उसी वक्त, सो दैट अब नेक्स्ट 8th लेक्चर में, हमने कहा था ना 8 लेक्चर में होंगे, तो वही ना कहीं टाइम 8 लेक्चर में डिवाइड हो गया, और उसमें हम करेंगे टैक्सेशन ऑफ कंपनीज और एओपी बीओआई का टैक्स रेट्स। टेक केयर दोस्तों, लव यू ऑल।